नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांगराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। एक मुद्दा बहुत चर्चा में है और खास कारण ये कि एक बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र, बौद्ध धर्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ और शांति का प्रेमी, और मैं ये कहूँ कि एक हिंदुस्तान की ऊंचे दर्रों की भूमि जिसे लद्दाख कहते हैं, ये जो ऊंचे दर्रों की भूमि है ये अब क्यों जल रही है। ये बात दो तरीके से समझी जाती है और अलग अलग व्यूज होते हैं। एक तो ये व्यू जनता का होता है और उसके साथ मीडिया जुड़कर उसे हवा देने की कोशिश करता है कि ये मामला ऐसे हो गया, वो हो गया, ये गलती, वो गलती, जनरेशन जेड क्रांति, रिवोल्यूशन, ऐसी बातें करता है। दूसरा मुद्दा यह है कि एक विद्यार्थी जो वास्तव में पढ़ता है या जो एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति जो वास्तव में मीडिया से बहुत कम प्रभाव, मैं कह रहा हूं सब प्रबुद्ध हैं, मगर एक वर्ग जो मीडिया से कम प्रभावित होकर अपनी लॉजिक बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करता है और उसी तरीके से एक अलग तरीके से सोचता है। और उस विद्यार्थी वर्ग को इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, ये बात आज मैं कहूंगा। मैं मीडिया के हिसाब से या मैं ये नहीं कहूंगा कि जनरेशन जेड का रिवोल्यूशन है और नेपाल में हुआ अब यहाँ हो जाएगा, ऐसी बातें मैं नहीं करने वाला हूं और नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मीडिया का काम है, क्योंकि उनको आपको अच्छी तरीके से पता है जितने बढ़िया व्यूअर आते हैं उसी हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो व्यूअर के लालच में कुछ भी कर लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्रेजेंट टाइम व्यूअर के लालच में हो रहा है, ये जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद वगैरह, इनसे भी खतरनाक ये हो चुका है, क्योंकि आदमी कुछ भी कर रहा है इसके लिए। राष्ट्र, धर्म, जाति, वर्ग, मानवता, इंसानियत सब कुछ छोड़कर वो आगे जाकर बात करने लगता है और ये सोचता है कि ये बात करने से मुझे फायदा होगा, मुझे फायदा होगा बहुत, और फायदा भी उसका इतना संकीर्ण स्वार्थ होता है जिसमें वो डूबता है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूं और टीचर भी हूं, दोहरी भूमिका में हो गया हूं, पढ़ता भी हूं और पढ़ाता भी हूं। तो इसको कैसे देखा जाए, ये वास्तविक प्रॉब्लम क्या है और कहां से पैदा हुई, ये बहुत जरूरी है। आप अच्छी तरीके से दो तीन चीजें, इसको थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। यहां बहुत सारी घाटियां हैं, जिसमें कुछ घाटी, जो इसमें आपको गिलगित घाटी आपने नाम सुना होगा, जहां पर पाकिस्तान में पड़ती है, हिंदुस्तान में प्रेजेंट टाइम में नहीं है। बालिस्तान घाटी है, सिंधु घाटी है, सुरु एक नदी चलती है यहाँ, उसके पानी यहाँ आता है, उसके कारण उसे उस घाटी को सुरु घाटी कहते हैं, या ना, यहाँ चलती है। तो सुरु रिवर ये लिखा हुआ, मगर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत कम है। तो ये घाटी है, नुरबा घाटी है, जस्कार घाटी है, ले तो आपने नाम, बहुत जिला डिस्ट्रिक्ट है ये, ले है ना, ले घाटी है, कारगिल घाटी है, ऐसी बहुत सारी यहाँ एक घाटियां हैं। उतर रहे हैं, घाटी का मतलब उतर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि लद्दाख जो शब्द है वो तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। ये इसका शाब्दिक अर्थ ही इसका ये होता है। कभी इसको लाल देश कहा जाता था, लाल देश का मतलब हुआ मरयुत के नाम से जानते थे। कभी खासुम्पा कहा जाता था, कभी इस एक टाइम था जब इसको कहा जाता था। कभी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब यहां पर वेनसांग आए थे और फाइयान, उन्होंने भी यह यात्रा की थी, और जब फाइयान ने यात्रा की थी तब इसे का की आच्छा कहते थे, और जब वेनसांग आए थे तो वेनसांग ने इसे विद्यार्थियों मालोफो नाम दिया था। ये अलग अलग नामों से यहाँ की कल्चर, ये पूरे की पूरी जो है एक सेपरेट कल्चर की तरह जीते, इसको लद्दाख कहते हैं। लद्दाख में दो जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। कारगिल शब्द जो है, कारगिल का मतलब होता है, कारगिल शब्द नहीं है वास्तव में, ये शब्द जो है इसका नाम है, इस शब्द को मैं आपसे बहुत सिंपल बात करूं तो इसका नाम है खारक्रिल। ये शब्द है खारक्रिल। खारक्रिल, खार का मतलब होता है किला और क्रिल का मतलब होता है केंद्र। यहाँ किले भी हैं पुराने, ऐसी बात नहीं, बहुत प्राचीन सभ्यता के यहाँ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ये रेशम मार्ग का एक टाइम में हिस्सा भी रहा है। आप बहुत अच्छी, यहाँ की जो ट्राइब्स है, यहाँ जो लद्दाख के अंदर ट्राइब्स रहती है, ज्यादातर जनजातियां हैं, वो अपने आप को आर्यन जाति के साथ जोड़ती है। वो ये कहते हैं कि हम आर्य हैं,
ऐसा मानती है। यहाँ के राजा हुआ करते थे एक काल के अंदर, तिब्बत का हिस्सा जब ये होता था, ये क्षेत्र तिब्बत का हिस्सा रहा है, इसलिए आज भी आपको बता दूं चाइना लद्दाख को तिब्बत का हिस्सा कहता है। इतिहास को थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखना बहुत जरूरी है, यदि नहीं देखेंगे तो अपने को ये समझ में नहीं आएगी कि मामला है क्या, प्रॉब्लम क्या आ गई। तो यहाँ के जो शासक हुए करते थे उसको नामग्याल कहा जाता था। नामग्याल यहाँ के राजा होते थे, राजवंश होता था जो यहाँ शासन किया करता था। यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसका भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं भागन राजा। भागन राजा के काल में ये बहुत रिच, एक तरह से एक स्टेट या ये कहूं कि एक रियासत है उसके रूप में रहा। फिर इस काल में बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म के आज भी ये साथ में जुड़ा हुआ है। यहां आप देखेंगे तो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताना चाह रहा हूं कि 3.25 लाख के आसपास की प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन है। इसमें कारगिल की तो बहुत कम पॉपुलेशन है, लगभग 16-17 हजार की कारगिल की पॉपुलेशन है। बहुत कम बचा हुआ क्षेत्र है ये, बहुत कम, मतलब लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं, कहीं सिटी बनी हुई तो घाटियों के अंदर रहते हैं। ये पूरा सूखा क्षेत्र है, यहां बारिश नहीं होती, लद्दाख में बारिश नहीं होती, नहीं के बराबर होती है। यानी आपको बता दूं पूरे साल के अंदर 3-4 इंच के आसपास बारिश होती है, जबकि सूखे क्षेत्र की यह परिभाषा है कि 25 से कम यदि बारिश होती है तो उसको हम सूखा क्षेत्र कहते हैं। तो यह है बर्फीला क्षेत्र है। यहां पर आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 5 सेंटीग्रेड तक यहां तापमान रहता है, सूखा एक तरह से क्षेत्र है। यहां सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती है, अत्यंत शुष्क और कठोर क्षेत्र इसको कह सकते हैं। तो यह जो ये क्षेत्र है इसके अंदर विद्यार्थियों आज के युग के अंदर अपन देखें तो यहाँ सोलर प्लांट्स है, या आपको मैं कहूं कि पवन ऊर्जा है, हवा चलती है, यहाँ हवा और सोलर का यहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत बढ़िया। देखो बातें समझनी पड़ेगी, लालच कहां आता है ये समझना जरूरी है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें और खास तौर से सोलर के साथ में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पवन चक्कियां जो लगती है, जैसे जैसलमेर वगैरह में इधर लगी है, वैसे इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है कि इसके अंदर ये लगाई जाए, सोलर प्लांट लगाया जाए, पवन चक्कियां लगाई जाए और लाखों रुपए कमाया जाए। पैसा कैसे कमाया जा सकता है ये यहां की सोच लेकर ये लोग चलते वाले। ये 1834 के अंदर विद्यार्थियों जम्मू एंड कश्मीर के अधीन चला गया। ये जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, इसका नीचे का ये भाग, ये जम्मू एंड कश्मीर के पास आ गया। ये क्षेत्र क्यों आ गया जम्मू एंड कश्मीर के पास? क्योंकि यहां के एक सेनापति हुआ करते थे, गुलाब सिंह के नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने यहां पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद में यहाँ के जो नांग्याल शासक थे उनको एक तरह से जागीरदार की तरह बना दिया कि आप जागीरदारी का काम करिए, और ये इनके पास आ गया। बाद में धीरे धीरे लगा उनको कि क्यों नहीं, अंग्रेजी काल था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुलाब सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर खरीदा था, डोगरा राजपूत थे तो उन्होंने तो खरीदा था, क्लियर बात है। सिखों से आया था, पहले सिखों के पास था जम्मू एंड कश्मीर, फिर जम्मू एंड कश्मीर सिखों से किसके पास चला गया? डोगराओं के पास आया। तो जब डोगराओं के पास आया था उस समय यहां पर एक संधि भी अंजाम दी गई, और संधि के माध्यम से इसे क्या किया गया कि इसे जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिला दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये एक संधि के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में मिल गया, जिसको विद्यार्थियों कहते हैं शुल्क की संधि। ये संधि इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस संधि से लद्दाख और जो ये क्षेत्र है पूरा का पूरा क्षेत्र जो लद्दाख है, ये लद्दाख बन गया इसका हिस्सा, और यहाँ के जो राजा थे वो बन गए एक प्रकार से जागीरदार की तरह, जागीरदार हो गए। ये हुई थी 1846 के अंदर संधि, यानी यहाँ की राजशाही जो है, मेरा कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अंग्रेजी काल था, सीधी सी बात है, अंग्रेजी काल के अंदर यहाँ ईसाई धर्म का प्रभाव भी कम रहा, ऐसी बात नहीं है। लेह के अंदर आप जाएंगे तो लेह के अंदर एक मोराविम्प करके एक सर्च भी बना हुआ है, वो अंग्रेजों के काल का बनाया हुआ, 1885 में यहां सर्च बनाया गया। आज भी यहां काम करता है वो सर्च। अच्छा, और ईसाई धर्म के
लोग भी। लगभग यहाँ मेरा कहने का यह है कि करगिल के अंदर आप देखेंगे, इस करगिल में शिया मुसलमान हैं और यहाँ आप देखेंगे ज्यादातर बौद्ध हैं, ज्यादातर धर्म के लोग मानने वाले बौद्ध हैं, यानी 77% लोग के आसपास यही लोग हैं। बौद्ध धर्म जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं या हमारी आर्यन जाति के जो ट्राइब्स है वो मानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको आप कहते हैं K2, ये K2 8,611 मीटर की ऊंचाई वाली यही है। दूसरी जो गासरब्रूम है जो 8,068 मीटर की ऊंचाई है वो भी यहां है। टूरिस्ट के हिसाब से भी यहां लोग बहुत कम पसंद करते हैं टूरिस्ट, मगर प्राचीन काल से यहां टूरिस्ट का आना जाना किसी न किसी रूप में रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब एक जनरल बात में थोड़ी सी सिंपल सी बात बताऊं, हुआ ये कि 1947 के अंदर ये जम्मू कश्मीर, आपने एक बात देख रहे हैं तो यहाँ एक नाम लिखा हुआ है मिसगार, ये एक ऐसी जगह है जहां पर विद्यार्थियों 6 देशों की सीमाएं लगती है, 6 देशों की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत और इसके साथ में आपको बता दूं तजाकिस्तान, इनकी सीमा यहां लगती है। देखिए अफगानिस्तान ये हमारे अधीन नहीं है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये ऐसा है। अभी जो ये लद्दाख, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है जो 66,817 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 69 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, जिसमें अक्साई सीन जो है वो बीच का क्षेत्र यहां का जो है उन्होंने दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया। किसने? पाकिस्तान टू चाइना, ये जो क्षेत्र है ये दे दिया गया। और आज यहां पर आपको पता है कि काराकोरम जो हाईवे बन रहा है, चाइना बना रहा है, वो हमारे यहाँ है, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये क्षेत्र ऊपर वाला था पाकिस्तान के पास है। यहाँ 2 एजेंसियां काम करती है, एक बाल्टिस्तान एजेंसी और एक गिलगिट एजेंसी। उनकी विधायिकाएं हैं, सरकार है उनकी, मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि ये पीओके का हिस्सा माना जाता है, क्लियर बात है। और आज भी वो पीओके के हिस्से की तरह ही देखते हैं वहां के लोग भी। तो यहाँ थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये लद्दाख इतना ही है, अभी हमारे पास जो है ये लद्दाख इतना ही लद्दाख है, इससे बड़ा लद्दाख नहीं है। और लद्दाख के अंदर ये जो क्षेत्र आपको मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्र जो है ये है करगिल, ये करगिल है, ये लेह है, 2 ही जिले हैं यहां पर। 1947 से लगाकर आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि 1947 में जब ये ऊपर का जो क्षेत्र था, इसे भी कई समय तक आपको जानकारी के लिए हो तो मैं ऊपर के कुछ हिस्से को रसिया ने भी किराए पर लिया था, 60 साल के लिए पट्टे पर लिया था। बाद में 1947 में राजा को दे दिया गया। जब हरि सिंह जी ने साइन किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, तो सीधी सी बात है ये भी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के साथ ये भी भारत का हिस्सा हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अधीन था। और एक राज्य के रूप में हमने 370 के विशेष प्रावधान यहां लागू कर दिए गए। J&K में हमें समझना पड़ेगा, एक तो हमने 370 के तहत विशेष प्रावधान किए, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में केवल 2 आर्टिकल यहां लागू होते थे, बाकी सबके सब आर्टिकल 1 और आपको पता है आर्टिकल 237, उसके सिवाय बाकी आर्टिकल्स यहां लागू होते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे लागू किया गया। एक यहां पर और धारा लागू थी जिसको 35A कहते हैं, 1954 में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से लागू की गई। तो ये यहां भी लागू हुई भाई, जम्मू कश्मीर में लागू हुई, वो लेह लद्दाख में भी लागू हुई। इसमें लद्दाख और करगिल यहां भी लागू हुई। करगिल मैं इसलिए बोलता हूं कि मूल नाम इसका यही है, इसलिए करगिल में खारगिल बोलते थे कई जगह, मगर यहां आपको करगिल ही बोलोगे तो करगिल से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये लोग जम्मू में आपने देखा है तो मुसलमान ज्यादा हैं, कश्मीर के अंदर ब्राह्मण ज्यादा थे, यहां बौद्ध ज्यादा थे। जम्मू कश्मीर के झंडे के 3 कलर, अलग झंडा था, 3 कलर में एक कलर बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता था, लद्दाख का प्रतिनिधित्व करता था। उसमें किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। 81 में यहां लोगों ने मांग भेदभाव के ऊपर आरोप लगाया कि साहब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। 89 में आंदोलन हुए, 91 में आंदोलन हुए, और आंदोलनों के बाद यहां पर एक कानून पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा अलग कानून बनाया गया
जिसका नाम रखा गया लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम। यहां के लिए, किसके लिए? इस क्षेत्र के लिए एक अलग कानून बनाया गया। जम्मू कश्मीर का पार्ट होते हुए यहां 1995 में कानून बना। इसको कहते हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल का मतलब पहाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995 में पास किया। और 1995 में पास करने के बाद विद्यार्थियों यहां पर एक संस्था बना दी गई, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। यह संस्था यहां बना दी गई, जैसा गोरखालैंड में बनी हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, वैसी की वैसी यहां भी एक संस्था का निर्माण कर दिया गया, जिसको ये कहा गया कि आपको ये काम यहाँ का ऑटोनॉमस संस्था के रूप में आप काम करोगे। उसके अंदर इस संस्था को आप देखेंगे, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ये उद्देश्य ये था कि स्थानीय लोगों को विकास की गतिविधियों में कैसे भागीदारी दें, खासतौर से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, इसके मामले में ये निर्णय करती थी। 35 ये लागू था, तो 35 ये लागू था, तो यहाँ आपको पता है कोई जमीन तो खरीद नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता था, तो यहाँ सूखा क्षेत्र उनका ही था, ट्राइब्स का ही अधीन आता था, इन्हीं लोगों के अधीन आता था। और ट्राइब्स का दर्जा भी उन्हें 1991 में मिला, इससे पहले इनको ट्राइब्स का दर्जा भी नहीं दिया गया। इनके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी पहले। इस संस्था के अंदर आपको जानकारी के लिए बताऊं, 30 सदस्यों की एक संस्था होती है, पार्षद होते हैं 30, जिसमें 26 निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल मनोनीत करता है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो इसके अंदर बीजेपी का बहुमत है, यानी 16 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं। इसमें 16 पार्षद, 26 में से 16 पार्षद, इन 30 में से भी 16 पार्षद ये मनोनीत है। तो इन पार्षदों के द्वारा ये सरकार, एक सरकार क्या मतलब अपनी जो जिला परिषद है वैसे उसके पास पावर है, दिए गए हैं। ठीक बात है। अब एक बात बताऊं, जब ये लेह में चल रही थी इसके लिए, तो विद्यार्थियों करगिल वालों ने मांग की, करगिल बहुत कम जनसंख्या है, 16-17 हजार की पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो यहां करगिल डेवलपमेंट अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, याद रहे तो आप, ये 2003 की बात कर रहा हूं कि करगिल डेवलपमेंट अलायंस KDA, और यहां जो संस्था काम कर रही है, जो वहां का जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसको कहते हैं ले अपेक्स बॉडी, LAB। ये बौद्ध हैं या मुसलमान है, ये सिया मुसलमान है ना, इसको आप मुसलमान ये मत सोचिए कि यहाँ जो ये कश्मीर जम्मू वाले जो लोग हैं, ये जम्मू वाले लोग हैं, जम्मू से बॉर्डर लगता है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ जो सुन्नी है वैसे सुन्नी कट्टर ऐसे नहीं है, बहुत उदारवादी लोग हैं। करगिल के लोग बहुत उदारवादी सामान्य लोग हैं जनरली, कोई ऐसा उनके अंदर उपद्रवी या आतंकवादियों की तरह गतिविधियों में ये शामिल रहने वाले लोग सामान्यतः नहीं है ना। तो यहाँ 2 ऑर्गेनाइजेशन LBA और ये काम करते हैं। 2003 में करगिल के लिए भी ऐसी की ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी बना दी गई और कह दिया गया कि यहाँ सरकार चलाओ आप आराम से, और ये भी वैसे के वैसे चला रही। इसका नेचर वही है जो पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड हिल्स का है, समझ में आ गई बात, वैसे के वैसे ये काम करती है। 6ठी अनुसूची में आने वाली कोई स्वायत्त संस्था नहीं, ऑटोनॉमस बॉडीज नहीं है। ऑटोनॉमस बॉडीज की तरह ऑटोनॉमस नाम भले ही दे दें, मगर ये ऑटोनॉमस संस्थाओं की तरह 6ठी अनुसूची के राइट हैं वो इनको प्राप्त नहीं थे। ये केवल और केवल एक हमारी जिला परिषद होती है, या ये कहूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र की, या ये कहें कि आपको गोरखालैंड में जैसे हैं वैसे कानून के तहत, गोरखालैंड वाली कानून के तहत है, वैसे कानून के तहत बनाई गई ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था थी जो यहाँ की व्यवस्था को संभालती थी। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ थे नहीं। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात मैं लद्दाख के इस क्षेत्र की बताना चाहता हूं, यहां विद्यार्थियों इंग्लिश भी लोग बोलते हैं, बहुत कोई इंग्लिश बोलना कुछ लोग बोलते हैं, यहां हिंदी भी लोग बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। उर्दू खासतौर से ये करगिल वाले जो लोग हैं, मुसलमान हैं, ये उर्दू बोलते हैं। 2 भाषा यहां और है, एक का नाम है भोटी और एक का नाम है पुर्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं यहां, और आपको बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं कि भोटी भाषा तो संस्कृत जो है उससे भी पुरानी भाषा के रूप में वो लोग देखते हैं।
क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में देखी जाती है। और आपको बता दूं, बहुत सारा साहित्य भोजपुरी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। जो यहां सरकार से लोग ये मांग कर रहे थे पहले से भी कि साहब आपने जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22 डाल रखी है, उसमें ये बात ठीक है, मगर हमारा कौन ध्यान देगा? भोटी जैसी भाषाएं, पुर्गी जैसी भाषाओं को आप 8वीं अनुसूची में जगह दो। सरकार ने जगह नहीं दी। सरकार ने कहा नहीं, 8वीं अनुसूची में डालेंगे तो लिस्टें बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी जरूरत नहीं है, और डालने की जरूरत नहीं, तो डाली ही नहीं गई। यहाँ के लोगों की नाराजगी आप समझ रहे हैं भाई? इनका कल्चर है, ये उसकी क्या है, ये उनकी संस्कृति है। भाषा संस्कृति का पार्ट, ये उनकी संस्कृति है। सरकार ने नहीं लिखा है। और 2025 के अंदर लद्दाख राजभाषा विनियमन 2025 पारित करके सरकार ने कहा कि लद्दाख के लोग इसका यूज, यहां की जो एजेंसी है ये कर सकती है, इससे ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। दूसरा, 35A जब लागू था, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले, जब ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, तब तक 35A लागू था। तो यहां पर उनको संरक्षण था, दूसरे आदमी जमीन खरीद नहीं सकते थे, क्लियर बात है, उनके पास राइट था, स्टेट खुद फैसला करता था। तो ऐसी स्थिति में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब यहां के लोग, जब आपको पता है 2019 के अंदर अगस्त में जो कुछ हुआ, 370 हटी, तो जम्मू एंड कश्मीर को तो आपने क्या कर दिया, इस जम्मू एंड कश्मीर को तो आपने बना दिया यूटी, इसी को भी बना दिया यूटी। या जब आपने यूटी बनाया तो आपने कहा जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली का गठन होगा, विधानसभा बना दी, चुनाव हो गए। इनको बनाया, अलग किया जम्मू कश्मीर से, तो ये तो बहुत राजी हुए। इन्होंने कहा भाई इतने दिन प्रॉब्लम ही ये थी कि हम एकदम अलग रहने वाली, हमारी संस्कृति अलग, स्थितियां अलग, परिस्थितियां अलग, हम लोग की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है ना, और सामरिक दृष्टि से महत्व है वो आप देख ही रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अलग करने से हमारा डेवलपमेंट होगा। और उस समय सरकार ने लद्दाख को बड़ा सपना भी दिखाया, कहा कि देखिए अलग हो गए हो आप, आपका अच्छा विकास होगा, पैसा आएगा, फंड आएगा, आपका काम होगा और बहुत बढ़िया होगा। तो इन लोगों ने इन चीजों को मान लिया। मगर यहां बाहर से लोग आने लगे, यहां के लोग रोजगार मांगने लगे। बेरोजगारी आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, हिंदुस्तान की यहां के लोग 97% साक्षर है, 97%। भारत की साक्षरता 80% है, यहां के लोग 97% साक्षर है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, भारत के अंदर विद्यार्थियों बेरोजगारी से, यहां बेरोजगारी ज्यादा है, 26% से ऊपर स्नातक लेवल के लोग बेरोजगार हैं, जो बीए पास, एमए पास है और बेरोजगार। और जब यहां 35A हट गई तो लोग बाहर से आकर नौकरी करने की स्थिति में आ गए। दूसरा, यहां से ये जमीन थी कंपनियों की, तो नजर है, मैं अडानी अंबानी का नाम नहीं लूंगा, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जमीनें कैसे दी जाती है। मामला असम का चल रहा है, बहुत सारी जगह चल रहा है, औने पौने 1-1 रुपए पर। आपको अच्छी तरीके से पड़ा है खावड़ा पूरा का पूरा जो गुजरात का हिस्सा है, भले ही मरुस्थल है, मगर 1 रुपये में नहीं दे सकते, आपने पूरा अडानी को सौंप दिया। और यहां पर सरकार तैयारी कर चुकी है कि लगाओ, ताकि सोलर लगेगा और पवन छकियां लगेगी। लोगों ने कहा हमारा क्या होगा भाई, हमारी नौकरी का क्या होगा? तो यहां कुछ शर्तें बना रखी है कि जो 15 साल तक यहाँ निवास रहा है, 7 वर्ष तक यहाँ पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं पास यहां से की है, तो इन लोगों को यहाँ पर हम जो अधिवास का है वो आधारित संरक्षण मिलेगा। मगर वो मिलता करता उस लोगों को कुछ भी नहीं है। तो ये लोग नाराज होना स्वाभाविक सी बात है भाई, सीधी सी बात है। इन लोगों की कल्चर प्रभावित हो रही है, इन लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, इन लोगों की जमीन जो है वो कंपनियों के पास जाएगी और सरकार कंपनियों को दे देगी, यहाँ की कंपनियां आएगी औने पौने पैसों, खाली पड़ी जमीन तो पूरी। आप सोचिए इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र का मतलब आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, कि इस लद्दाख का लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये तो है पाकिस्तान के पास, और पाक ने जो चाइना को दिया वो, ये कम लिखा हुआ है, ये यहां जो लिखा है ना, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट कहीं से लिया है, आपको पता है, मैंने उससे लेकर ऑनलाइन से ये डाला है आपके सामने, मगर ये कम।
लगभग 37,244 लिखा है, जबकि 555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चाइना के पास है और 59,146 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र केवल भारत के पास है, जिसमें करगिल और लेह दोनों है। तो आप सोचिए कि इसका भाग का तो 1/3 हमारे पास है, 2/3 तो आपके दूसरों के पास है। नक्शे में जैसा भारत दिख रहा है वैसा भारत थोड़ा ही, भारत तो यही है, भारत तो ये है भाई, ये तो सब ये पाकिस्तान के अधीन है, ये पाकिस्तान और ये चाइना है। और आपको जानकारी के लिए थोड़ा अच्छे से देखना है तो आप देख लीजिए, ये लेह लद्दाख का है, ये चाइना, ये वो क्षेत्र है जिसको शंघाई वैली, जिसको आपने किससे दे दिया गया, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ये चाइना के पास है। और ये क्षेत्र पूरा का पूरा बालिस्तान, निमर, ये गिलगित एजेंसी यहां काम करती है, ये पाकिस्तान, यही तो है। केवल और केवल आपके पास क्षेत्र क्या है, यही तो क्षेत्र है, इतना ही तो क्षेत्र है, इससे ज्यादा आपके पास हो जाएगी। ये अलग यूटी बन गया, ये अलग यूटी बन गया। तो इन लोगों के हालात भाई सीधी सी बात। अब यहां के लोग है, इस पूरे क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है विद्यार्थियों लगभग 2,74,000 के आसपास। इसकी पॉपुलेशन, करगिल की पॉपुलेशन पिछले स्वतंत्रता के बाद लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी, बहुत तेजी से बढ़ी है, मगर लेह वगैरह की ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। लिंगानुपात भी बढ़ा, यहाँ डिस्टर्ब है, मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं है, महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। तो लोगों को, और अब आपने जब ये है ही नहीं, यहाँ संरक्षण और सरकार के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, आपने अपना एजेंट, संघ का प्रतिनिधि वहां बिठा दिया जिसको उपराज्यपाल कहते हैं। अब उनके पास, लोगों के पास तो कुछ है रहा नहीं, ना विधानसभा है, ना ये स्टेट है, राज्य है नहीं, 35 जैसा संरक्षण है नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं भाई हमें कुछ तो दो, कुछ हमारा जो है स्टेट हमारे को देने की बात थी, हमें जो सपने दिखाए गए उन सपनों का क्या हुआ, हमारे सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है, हमारे साथ वादा किया गया वो वादे निभाए नहीं गए। कौन कह रही है, यहां जो संस्थाएं काम कर रही है, जैसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस काम कर रहा है, डेवलपमेंट अलायंस काम कर रहा है, ये कर रही है, जो ले की एजेंसी है, ये कहती है भाई ये क्या है, ये तो धोखा है हमारे साथ। चाइना ने यहां का जो रास्ता है वो बंद कर दिया। इधर भी आपको बता दूं, चाइना ने कुछ रास्ते बंद कर दिए, नुरबा है, जिनजियांग है, हमारे को बंद कर दिया, 1949 से बंद है। चाइना यहां पर एक बंदरगाह बना रहा है, रास्ता बना रहा है जिसको काराकोरम हाईवे कह रहा है, हमने भी बनाया है, मगर आज सामरिक दृष्टि से देखें तो कितनी बड़ी बात है। 1984 में यहां सियाचिन के अंदर हमारा तनाव रहा, 1999 में यहां पर करगिल, देखिए आप यहां हैं, करगिल के अंदर हमने युद्ध लड़ा, जो सीमित युद्ध कहें, पूरा कंप्लीट युद्ध नहीं कहें तो युद्ध कहें। स्वतंत्रता के बाद आपको पता है इस क्षेत्र के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के क्षेत्र में, यहां की विधायिका के अंदर देखें तो 4 सीटें थी, विधानसभा की 4 सीटें लेह लद्दाख से आती थी, करगिल क्षेत्र से 4 सीटें थी, एक यहां पर लोकसभा सीट थी। बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। ऊपर वाला क्षेत्र मैंने जैसा आपको बताया, कहने की जरूरत नहीं है, चाइना, तिब्बत, भारत, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों की बॉर्डर लगता है इस क्षेत्र में। यहां पर तो आप देखिए, तो कितनी बड़ी बात है, कितना एक। और पाकिस्तान ने क्या किया, गिलगित को और बाल्टिस्तान के अंदर एक स्वतंत्र एजेंसियां बना दी, वहां का प्रधानमंत्री अलग तरीके से बनाकर उन्होंने कहा आप अपना एक कानून बनाया गया, गिलगित बाल्टिस्तान अधिकारिता स्व प्रशासन अधिनियम 2009 पाकिस्तान सरकार ने बनाया, यहाँ विधानसभाएं गठित कर दी। तो इन लोगों को नहीं लगता है भाई आप जब ने यहाँ विधानसभा बना दी पाकिस्तान वगैरह के अंदर, तो हमारा क्या है। 1999 के युद्ध में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक यहाँ के लद्दाख के ही थे, मुसलमान थे जो खासतौर से उनको निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था युद्ध के कारण के अंदर, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया था। पाकिस्तान की बात करो, यहाँ कार्ल जेटमर की एक किताब है विद्यार्थियों, बिटवीन
गांधार एंड द सिल्क रूट, सिल्क रूट, रॉक कार्विंग अलोंग द काराकोरम हाईवे। कॉल जेटमर की किताब पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि यहाँ के प्राचीन सभ्यताएं थी, ये करगिल की ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं। यहाँ लेह के अंदर मूर्तियां वगैरह ये बड़ा हिस्सा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। 2019 में जब ये अलग हुआ, अब मेरी बात बहुत अच्छे से यहां से सुनना, मामला ये हुआ 31 अक्टूबर, तब यहां पर हमने उपराज्यपाल को नियुक्त कर दिया और कहा भाई हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ करेंगे, सपने दिखाए गए। उस समय वहां के नेताओं में बड़े लोग थे, एक गांधीवादी नेता है वहां का सोनम वांगचुक, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2018 में मिला, आपको जानकारी हो तो। और बहुत मतलब एजुकेटेड पर्सन है, इंजीनियर है, वो एनजीओ वगैरह भी चलाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वगैरह काम करते हैं, खासतौर से किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए नहीं। दूसरा, वांगचुक जो हैं, इनका रोल आपने बहुत अच्छी तरीके से कहने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे वगैरह बहुत चल रहा है। 3 इडियट पिक्चर में जो आमिर खान का रोल था वो इनका ही रोल है। एक शेरिंग दोरजे करके हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, LAB का मतलब है ले अपेक्स बॉडी, ले अपेक्स या LBA, ले बॉडी, ले अपेक्स बॉडी, LAB कहते हैं ना, सॉरी LAB कहते हैं। ऐसा ही ऐसा करगिल में चल रहा है KDA। ये लगातार बात कर रहे थे, इनके भारत सरकार के साथ ही इनकी बहुत अच्छे से बात हो रही थी। ये कह रहे थे कि साहब हमारी आदिवासी संस्कृति है, इसका क्या, हमारी भूमि का क्या, हमारे रोजगार का क्या, हमारे यहाँ पर जो गैर स्थानीय लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके कारण हमारे यहाँ खासतौर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रोजगार वगैरह के क्षेत्र में, इसका क्या होगा। तो भारत सरकार इनको लगभग एक कहते हैं ना कि बनाया कैसे जाता है वैसे बनाने की कोशिश हो रही थी, कोई प्रॉब्लम थी। 4 बातें इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण थी। इन लोगों की आप देखें तो पहली बात तो यह थी कि साहब जब आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो बात चल रही है राज्य बनाने की, और आप बना लेंगे या नहीं तो विधानसभा बना ली, कम से कम सेमी स्टेट तो है वहां, सेमी स्टेट तो पावर है, दिल्ली जैसा तो स्थिति है। हमारी स्थिति तो आपने एकदम अलग बना रखी है, चंडीगढ़ जैसी बना दी, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हमारे को एक तो राज्य का दर्जा दो आप। दूसरा, उन्होंने कहा हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए खासतौर से क्या है, छठी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है विद्यार्थियों 6 शेड्यूल यानी छठी अनुसूची। मैं आज जो आपसे बात करने आया हूं वो छठी अनुसूची क्या है इस पर बात करने के लिए। उन्होंने कहा रोजगार के लिए हमारी अलग एक PSC बनाओ, लोक सेवा आयोग बना दीजिए हमारा, और हमारी जो सीटें हैं लोकसभा में 1 सीट है, उसके स्थान पर हमारी लोकसभा में 2 सीटें कर दीजिए। तो एक सीट जो लेह से आएगी और दूसरी सीट जो है वो करगिल से आएगी, ये ऐसे कर दीजिए आप। गृह मंत्रालय, यूटी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय ने कहा कि हाँ हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे। स्टार्ट से जब बात हुई तो गृह मंत्रालय ने 2020 के अंदर यहां विमान भेजा बातचीत करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, कहा आप बात करिए। और 2021 के बाद आते आते 2023 में यहां एक कमेटी बनाई जो हाई पावर्ड कमेटी कहते हैं या हाई लेवल कमेटी कहते हैं, जिसको उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने बनाई। किसकी? इस मांगों को लेकर, इन मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई गृह मंत्रालय ने, और नित्यानंद रॉय जो गृह राज्य मंत्री है उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई, उस स्तरीय कमेटी बनाई गई। इसके साथ कारगिल के प्रतिनिधि भी आए और कारगिल के साथ में लेह के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, LBA और KDA, मेरा कहने का मतलब दोनों प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कहा कि हमें ऐसा बना दीजिए, ये रखिए। तो गृह मंत्रालय की लगभग 2 बातों पर सहमति बन चुकी थी कि हम आपका अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बना लेते हैं, वो आपका काम करेगा, भाई एजेंसी बना देंगे, SSC की तरह कुछ बना लेंगे और वो आपका यहां पर भर्ती कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, हम 1 सीट की जगह पर लोकसभा में 2 सीट दे देते हैं, एक कारगिल की और एक लेह की। उन्होंने कहा ना, ऐसा थोड़ा ही,
हमें तो 2 जिलों से ज्यादा जरूरी है कि हमारा भूमि के संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण के लिए, रोजगार के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य का दर्जा दिया जाए और 6ठी अनुसूची जैसी स्थिति दी जाए। हमें बोडोलैंड जैसी स्थिति नहीं चाहिए, हमें 6ठी अनुसूची जैसी स्थिति चाहिए। आप ये करिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम आपके हितों का रक्षा करेंगे, जबकि आप हितों की रक्षा तो बाहर दूसरी रही, कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरा, जब ये भर्ती करनी थी, बेरोजगारी ये ले बनने के बाद भर्ती की ही नहीं की, 5 साल से भर्ती नहीं हुई वहां पर, 5 साल से भर्ती नहीं हुई। भाई 19 से लगाकर आप 25 तक भर्ती नहीं करोगे तो वहां के लोगों को लगेगा नहीं कि ये करना क्या चाहते। यानी जो लद्दाख के साथ हो रहा है वो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई अच्छा हो रहा है, हुआ तो खराब ही है। जैसी स्थिति उनकी पहले थी उससे बदतर हो गई। तो यूटी बनने से फायदा क्या हुआ? जो उन लोग राजी हुए, जो भारत के साथ मिलने में इतने खुश थे, उन लोगों का तो अभी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। तो हुआ ये कि 2025 में आते आते विद्यार्थियों सितंबर के अंदर 10 सितंबर को भूख हड़ताल पर चले गए वांगचुक साहब। उन्होंने कहा हम भूख हड़ताल करते, 35 दिन की भूख हड़ताल। 15 दिन भूख हड़ताल के बाद स्थिति खराब होने लगी और उन्होंने कहा कि देखिए हालत बहुत खराब है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से मान नहीं रहे हैं, आसपास में दुनिया का माहौल खराब था ही और युद्ध खड़ा हो गया। और उन्होंने फिर एक क्रांति को जन्म दिया और जो देख लीजिए आज वहां जल रहा। क्रांति कुछ नहीं है वो, मगर जो उपद्रव पैदा हो गया, लोगों को उकसाने से जो स्थिति पैदा हुई, स्टेटहुड प्रोटेस्ट पैदा हो गया। ये देख लीजिए आप, बीजेपी कार्यालय के अंदर आग लगा दी गई, जो ऑटोनोमस काउंसिल बनी हुई है लद्दाख की उसके अंदर आग लगा दी गई और वहां की सीआरपीएफ की गाड़ियों को जला दिया गया। और स्थितियां देखनी है तो कुछ फोटो मैंने लिए हैं, सेव लद्दाख, प्रोटेस्ट फॉर आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान के लिए थी स्थिति, हमारी पहचान की राजनीति इसको बोलते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे लोगों का रोजगार, हमारी भूमि, हम मांग क्या रहे हैं आपसे। और ये स्थितियां जो है ये इसको संरक्षित कौन करेगा? ये लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये देख लीजिए, ये आग लगा दी उन्होंने, ये गाड़ी सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई है ना। जबरदस्त तरीके से यह आंदोलन तेजी से फैलने लगा। ये देखो लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो काम कर रही है, वहां कुछ ज्यादा पावर नहीं है वहां पर उनके पास में, इसलिए ये स्थितियां खड़ी हुई। ये देख लीजिए लद्दाख की स्थिति, ये कुछ फोटोज मैंने ऐसे लिया है। और ये हमारी यूनियन टेरिटरी और प्रॉमिस करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, जिन्होंने कहा ऐसे कोई बनाना गलत नहीं था, अच्छा था, मगर जो प्रोमिसेज किए गए, जो इनको मिलना चाहिए था, जब वो नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है आप क्या करेंगे। तो सोनम वांगचुक ने 23 तारीखों का और विद्यार्थियों 24 को जो कुछ हुआ वहां आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। सरकार ने तुरंत वहां पर धारा 163 जिसको आप 144 कभी बोलते थे, 5 से ज्यादा लोग एकत्रित एक जगह नहीं हो सकते, वो इस क्षेत्र में लगा दी गई और गोली चली, 4 लोग मारे गए। अब आप सोचिए जब लोग मारे जाएंगे तो लोगों के दिमाग में क्या विचार आएगा। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए कहा कि भाई ये तो मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए था, किया नहीं गया, मैं इसके साथ नहीं हूं। बीजेपी नेताओं ने पॉलिटिक्स शुरू की और कांग्रेस के 1-2 लोगों के फोटो, अब कोई आदमी कांग्रेस बीजेपी तो होता ही होता है, फोटो लेके सोशल मीडिया पर डालने लगे कि देखिए ये तो कांग्रेस ही करवा रही है। हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जहां देश के लोगों के हितों की बात, राजनीति करना बुरी बात नहीं है, मगर घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का एक लेवल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, उससे नीचे हम नहीं गिरेंगे, ये एक तय करना चाहिए। और ये कोई आंदोलन प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुआ। जनवरी 1981 के अंदर जो पहली बार, आपको बता देता हूं, जब लद्दाख में हुआ ये, तब विद्यार्थी लद्दाख को आपने ट्राइब्स का दर्जा दिया। 1989 के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में गोली चली, लद्दाख में गोली चली थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वहां आज भी मैं बता दूं कि शहीद स्मारक बना हुआ है, वो अगस्त 1989 था। वापस वही यूथ अगस्त 2025 में फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं और सितंबर में फिर वहां गोली चलती है
और 4 लोग मारे जाते। 89 का जो आंदोलन था वो कश्मीर के प्रभुत्व के विरुद्ध में था। जम्मू कश्मीर के सरकार उनके साथ भेदभाव करती है इसको लेकर, और इस बार उनका था कि भारत सरकार ने उसके साथ भेदभाव हुआ, हमारे प्रॉमिस जो हमारे साथ किए गए वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए ऐसा किया गया। उपराज्यपाल साहब ने दूसरे दिन कविंदर गुप्ता साहब ने बैठक बुलाई, सुरक्षा समीक्षा की बैठक ली, सीआरपीएफ वगैरह वहां पर आपको पता है संख्या बढ़ाई गई, लोगों को कंट्रोल कर दिया गया, नेट वगैरह बंद करना नॉर्मल चीज हो गई है, नेट बंद कर दिया गया और ऐसा स्थिति पैदा की गई। और इसके साथ जो सोनम वांगचुक साहब है, मैं साहब बाप कहता हूं तो नाराज मत होना, ये स्थिति है उनकी, मैं कोई किसी को साहब कहने के ना तो मेरा कहने की बात है ना कहता हूं, तो सोनम वांगचुक जो है इनका एक वहां जो एनजीओ चल रहा है इनके ऊपर जबरदस्त आरोप लगाया गया। एनजीओ का नाम है विद्यार्थियों लद्दाख एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, एनजीओ इनका एनजीओ है। जो उस एनजीओ पर यह आरोप लगाए कि इनकी जो पैसा आ रहा है वो फॉरेन से आ रहा है। एफआरसीए जो हमारे यहाँ एक्ट है, फॉरेन से यदि आप फंड लेते हैं तो वागडू साहब को कहा, इसको वागडू बोलते हैं ना, वागडू आपको पता है आमिर खान का नाम था, तो वागडू साहब को कहा कि आपने फॉरेन से पैसा आता है, इसलिए इनको आंदोलन से ही 10 तारीख को इसके एनजीओ को नोटिस दे दिया गया था। 10 सितंबर 2025 को नोटिस दिया गया, कहा कि आपका पैसा जो आया है आपके खाते में 3 लाख रुपए और 3,35,000 जो रुपए आए हैं वो कहां से आए। अब मेरी बात आप बहुत अच्छे से सुनना, कुछ चीजें बहुत जरूरी होता है जो सुनने से काम चलती, लॉजिकल बात होती। इन्होंने वागडू साहब ने वापस जवाब दिया, वागडू या वांगचुक एक ही बात है ना, आप इसको टेंशन मत लीजिए, बोलते हैं सर। इन्होंने जवाब दिया कि साहब हमारे पास एक पुरानी बस थी, स्कूल चलाता हूं, पुरानी बस थी और पुरानी बस को बेचा था, तो उससे जो पैसा था वो खाते में जमा कराया गया, इसलिए ऐसा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 3,35,000 रुपए पुरानी बस से बेची बस का पैसा है, इससे ज्यादा का। सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे को यह बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा एक आरोप और लगाया, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपके खाते में 4,93,000 रुपए एक व्यक्ति ने जमा कराए हैं जो फॉरेन से आए, तो उन्होंने नकद रसीद दे दी, भाई एक दानदाता है स्वीडन का रहने वाला, उसने ये पैसे दिए हैं और वो पैसा जो है आया है। सरकार ने कहा नहीं, इसके साथ आपने जो ये पैसा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन के सिवाय आप नकद भी पैसा ले रहे, इसलिए इनके एनजीओ पर रोक लगा देते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, और सरकार को, यदि ये जेल चला गया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। अधिकारी आपके सलाह दे, ताकत के बलबूते पर आप किसी को दबा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। और किया जाता तो जापान हो जाता, जर्मनी हो जाता। मैं क्यों एग्जाम्पल देने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों दबाएं उनको, वो बात शांत ठीक है, हुआ जो ये हुई आगजनी हुई वो गलत है, कोई सही नहीं कह सकता। इससे संवेदनशील तरीके से भी तो निपटाया जा सकता। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर एनजीओ के, तो बड़ी बात है। दूसरा, कुछ लोगों ने, हमारी सोशल मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया, भड़काऊ वीडियो डाल कर, इसलिए डालते हैं कि देखो ये जनरेशन जेड क्रांति कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। नहीं, नहीं डालने चाहिए। मेरा ये मानना, लॉजिकल युक्ति संगत वीडियो डालने चाहिए, कम से कम उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कारण होना चाहिए, और हमें लॉजिकल तरीके से, मैं बात कर रहा हूं आपको, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ये गलत है, मैं तो एक बात सिंपल सी कह रहा हूं कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आप 2021 से 19 के बाद लगातार देख रहे थे और इतने दिनों तक नजरअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं यूथ उभर गया होगा। मगर अभी भी सरकार को और उच्च स्तरीय कमेटी के साथ इन संगठनों को, जो एलबीए हैं, जो खासतौर से अपेक्ष बॉडी के साथ, जो लद्दाख अपेक्ष बॉडी, ये जो कारगिल अलायंस बॉडी है, केडीए जो है, इनको इनके साथ बात करनी चाहिए और अच्छी तरीके से इस मुद्दे को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा मामला बहुत खराब होता है, बिगड़ने की स्थिति रहती है। क्योंकि बात यह है, किसी की भी
लाठियों से और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार, सब उसको याद रखा जाएगा। दिलों को बर्बाद किया है उसे भी याद रखा जाएगा। तुम सियाहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, वो हमारे खून से ही सही, मगर सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। भाई आप झूठ बोल के तो काम चला नहीं सकते। काम आपको, जो लोगों के मांग क्या रहा है, ये कोई ऐसा थोड़ी मांग रहे हैं हम अलग होना चाहते, ये तो वो मांग ही नहीं रहे, ये तो ये मांग रहे। दूसरा, सीआरपीएफ का तैनात है, ठीक है, गोली चलाना, गोली चलना, सरकार ने तो ये कहा भाई आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई है, ये बात ही आपको पता है कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने कहा। हजारों की जब भीड़ होती है तो कहीं न कहीं मजबूरी में चलानी भी पड़ती है, इसे हम समझते हैं। मगर ये भी तो समझते हैं कि सच और झूठ की दूरी जो है वो समझते हैं। सियासी हाकिमों की मजबूरी हम समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं दूसरों का निवाला छीनना, मगर डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। कुछ लोग ऐसे, भाई उनकी जमीन, उनका हक, आप सीधी सी बात है 6 शेड्यूल में डाल देने से कौन सी स्थितियां खराब। अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए, व्हाट इज दिस 6 शेड्यूल? ये 6 शेड्यूल क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। यहां पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को यही समझना है, क्योंकि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल दोनों ही विद्यार्थियों आर्टिकल 244 में आते हैं। 244(1) और 244(2). 244(2) के अंदर 4 राज्यों के अंदर जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और साथ ही आर्टिकल 275(1) जिसमें राज्यों को, इन राज्यों को खासतौर से संघ से मिलने वाला अनुदान जो संचित निधि से भारित है, उसकी बात जो है वो क्या है और क्यों मांग रहा है, ये ऐसे क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए और राज्य का दर्जा के साथ 6, राज्य का दर्जे से ज्यादा जरूरी है उनकी मांग है वो 6 शेड्यूल की है। 2 चीजें तो उनकी लगभग निपटने की स्थिति में है। भाई 2 MP बनाने सरकार मांग चुकी है लगभग, और अभी मान लेगी। 2 दिन बाद, मैं पॉलिटिकल का आदमी हूं, मुझे अच्छी तरीके से ये चीजें, इतना अपन अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि सरकार को 2 लोकसभा में कारगिल और लेह से भेजने में कोई ऐतराज नहीं है। दूसरी बात, वहां की भर्ती में के लिए एक कमीशन बनाने की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार तो अब ये सोच रही है, एक हमें ये भी देखना चाहिए कि इतना सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पाकिस्तान, चाइना जैसे उसे बॉर्डर लगते हैं और दोनों दुश्मन हैं, और ये क्षेत्र जो है तीनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और यदि यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं जो लोग नजरअंदाज करते हैं, यदि इसको हमने 6 शेड्यूल में डाल दिया, स्वायत्ता दे दी, तो विद्यार्थियों यहां पर सरकार कुछ भी आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले वहां की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि कानून डायरेक्ट लागू, संसद के और विधानमंडल के कानून वहां सीधे लागू नहीं होते, जहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज या काउंसिल बनी होती है वहां सीधे लागू नहीं होती। जैसा भारत में 10 संस्थाएं बनी हुई है, असम में 3 बनी हुई है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है और मेघालय में 3 है, तो वहां पर सीधे लागू नहीं होती। और यदि आपने यहां बना ली तो फिर आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार इसलिए भी, ऐसा नहीं है कि केवल कंपनियों को जमीन देनी है, यह भी है कि यह सामरिक महत्व के कारण यह सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ये काराकोरम वगैरह जो बना रहा है चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो काम कर रहे हैं, कभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जो अभी समझाने की बात जो करने वाला हूं कि 6 शेड्यूल में क्या है, किस प्रकार से जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदों का गठन किया जा सकता है और तरीका क्या हो सकता है, यह बड़ा विस्तृत और अच्छी तरीके से हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी बात यह है जो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, वो ये नहीं मान रही है कि एक तो स्टेट बनाने की बात है, वो नहीं मान रही है, और स्टेट के बाद में दूसरी बात है कि 6 शेड्यूल में हमें डाल दिया जाए। अब यहां 2 सवाल है। पहली बात तो यह है कि 6 शेड्यूल में क्या बिना स्टेट बनाए डाला जा सकता है, किसी यूटी को डाला जा सकता है? तो डाला जा सकता है, मगर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और 6 शेड्यूल में डालने के लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा।
यहां पर आपको अब सवाल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की स्थिति में सरकार है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जा सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार कर क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र, मैंने कहा लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वो बहुत सेंसिटिव और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहां पर कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना, गवर्नमेंट ये सोचती है, बहुत जरूरी है। और हमारे पास कंट्रोल होगा तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे पास रहेगी। जमीन, वन, जंगल वगैरह, इस पर हमारा पूरा राइट रहेगा तो हम कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो वहां वो इस स्थिति में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रख रही है। क्या लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? यदि रखना चाहिए, मगर इसके लिए जो उनके विशेष प्रोविजंस कुछ करने चाहिए वो सरकार कैसे करेगी, इस पर मैं तो ये भविष्यवाणी कर सकता हूं कि भाई आप एक तो लद्दाख को कुछ विशेष पावर देके ऑटोनॉमस यूटी रखते हुए यूटी के अंदर आप ऑटोनॉमस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट कारगिल को और ले, दोनों डिस्ट्रिक्ट को आप ऑटोनॉमस काउंसिल बना दीजिए जैसी अभी बनी हुई है। ये देखो, ये प्रशासनिक नियंत्रण है उनका, मैंने आपसे क्लियर बता दूं, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी पूरा कंट्रोल है। परंतु 6 शेड्यूल में जाएगा तो उनके पास बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे। अब सवाल है कि क्या राइट आते हैं और 6 शेड्यूल ऐसा क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पता होना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो अपन अब 6 शेड्यूल होगा तो क्या, आप साथ साथ में लद्दाख का ध्यान रखिए और इसके साथ जो 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसकी भी अपन साथ साथ में बात करते रहेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है और 5th शेड्यूल में ऐसा क्या है। ठीक है ना? तो 5th शेड्यूल की बात यहां करेंगे नहीं, कभी करेंगे, मगर 6 शेड्यूल की बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात, छठी अनुसूची, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बातें पढ़ाऊंगा। 2 जगह इसकी बात है। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है विद्यार्थियों 244। इस 244 में 2 क्लॉज है, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट क्लॉज से रिलेटेड जो बात है वो ये है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों के अंदर प्रशासन व नियंत्रण, ये 5वीं अनुसूची है। कौन से अनुसूचित क्षेत्र है और क्या प्रावधान होंगे उनके लिए, ये 5वीं अनुसूची बात करती है, जिसमें राजस्थान का भी हमारा क्षेत्र आता है। जो भी जनजातीय क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वगैरह 9 स्टेट्स जो हैं, उनके क्षेत्र जो हैं इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जहां ट्राइब्स रहती है, जनजातीय रहती है, उनके प्रशासन की बात है। और इसके तहत आपको पता है तो एक कानून बना हुआ है, पेसा एक्ट। इस पर पार्लियामेंट का एक लॉ चलता है जिसको कहते हैं हम पेसा एक्ट। मैं बहुत अच्छी तरीके से पेसा एक्ट को मैंने पढ़ाया है। 5वीं अनुसूची की बात, पंचायती राज अधिनियम, आपको पता है कि पंचायती राज अधिनियम 243 जो है वो जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता, उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखा है 5वीं अनुसूची में, प्रशासन और नियंत्रण की बात 5वीं अनुसूची। इन क्षेत्रों पर जहां 5वीं अनुसूची है वहां छठी नहीं होगी, और जहां छठी है वहां 5वीं नहीं होगी। अर्थात छठी अनुसूची के क्षेत्रों को छोड़कर ये कहां पर हो सकते हैं, ये 6 शेड्यूल में, यानी 6 अनुसूची के अंदर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को छोड़कर, या मैं कहूं छठी अनुसूची में जो क्षेत्र है उनको छोड़कर बाकी में अनुसूची क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होती है। इनके लिए क्या है, इनके लिए यह है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है उसमें स्वशासी जिले, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, स्वशासी जिले व स्वशासी रीजन, ऑटोनॉमस रीजन यानी स्वशासी प्रदेश
या क्षेत्र कह दूं, प्रदेश कह दूं, प्रदेश या क्षेत्र जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने राज्यों में है, तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है 4 राज्य। पहला असम, याद रखना है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक डिस्ट्रिक्ट यहां है, 3 डिस्ट्रिक्ट यहां है, 3 डिस्ट्रिक्ट यहां है, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल यहां है, यानी टोटल ऐसे स्वशासित जिले हैं 10, जिसके अंदर छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यह बात तो एक जनरल बात है। दूसरा एक आर्टिकल और है, छठी अनुसूची का रिलेशन किससे है, 244 2 से 1 से 2 से, एक का संबंध किससे है, 5वीं अनुसूची से। 7वें विद्यार्थियों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 275। इन क्षेत्रों के अंदर 75(1), यदि इसमें भी क्लॉज आजकल पूछने लग गए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक में यह है कि राज्यों को संघ से जो अनुदान मिलेगा वो संचित, इन क्षेत्रों के लिए वो संचित निधि से भारित का प्रावधान यहां है, तो इनको एड भी मिलता है, ग्रांट जिसको आप बोलते हैं। अब एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी अनुसूची आप पढ़े, कभी भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से, उसमें आर्टिकल नहीं होते, उसमें पैरा होते हैं, उसको बोलते हैं पैरा। ये जो अनुसूची है, छठी अनुसूची है, इसमें विद्यार्थियों 20 पैरा है, बहुत बड़ी अनुसूची आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। अनुसूची का मतलब केवल लिस्ट नहीं होता, शेड्यूल है, इसके अंदर प्रावधान है कि भाई स्वशासित जिले कैसे होंगे, स्वशासित जिले बनेंगे कैसे, स्वशासित जिलों का गठन कैसे होगा, उनके पास क्या शक्तियां रहेगी, वो विघटित कब होगी, उनका निलंबन कब हो सकता है, उनका प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब बातें जो है इस छठी अनुसूची के अंदर पैराओं में डाली हुई। और इसमें छठी अनुसूची में जो कि आर्टिकल 244(2) में है, इसमें 20 पैरा है, 20 पैराज को अपने को पढ़ना पड़ता है, तब अपने को पता चलता है कि छठी अनुसूची में क्या है। कितनी सिंपल बात है, मगर यहां आप ये कोई पढ़ाता नहीं। जनरली लोग क्या देखते हैं कि छठी अनुसूची में ये छोड़ दो, ऐसा नहीं चलता। आज के टाइम में थोड़ा सा डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं होगा, बाकी सब ठीक है, पेपर नहीं होगा तो काम का कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसका जो एक से बात करें, मैं ऐसे नंबर लगा लूंगा, नंबर का मतलब पैरा है, क्लियर बात है। जहां जरूरत पड़ेगी सबका अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे कोई आपको मेरे ख्याल से याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। पहले यह है कि स्वशासित जिले जो आप कह रहे हैं सर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट व स्वशासित प्रदेश, इसका मतलब क्या है? जिला, जिसे जिला घोषित किया हुआ है, उसको अंदर आप यदि कोई ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन करते हैं, इसके अंदर यदि कोई ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन करते हैं तो जिला स्वशासी काउंसिल कहलाती है, या जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, DAC बोलेंगे, ठीक है। किसी जिले के किसी भाग में, किसी जिले में, जिला पूरा नहीं, जिले के किसी जिले में, जैसे मान लीजिए बाड़मेर हो नहीं सकता, असम है, असम में बोडोलैंड एक डिस्ट्रिक्ट है, आप बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बोडोलैंड पूरा नहीं लेकर केवल बोडोलैंड का कुछ भाग लेते हैं, तो उनको कहेंगे स्वशासित प्रदेश। वो पूरा जिला नहीं है, स्वशासित प्रदेश है। ऐसा घोषित कौन करेगा? कोई क्षेत्र, राज्य में कोई क्षेत्र स्वशासित जिला है या स्वशासित प्रदेश है, यह तय कौन करेगा? यह तय करेगा राज्यपाल अधिसूचना द्वारा। कौन करेगा? राज्यपाल पब्लिक नोटिफिकेशन निकालकर यह कहेगा कि यह क्षेत्र जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल गठित की जाती है, और वहां हो जाएगी। भले ही वो कोई नया जिला बनाना है तो भी ऐसा बनेगा। सुनना मेरी बात बहुत अच्छी तरीके, कोई नया जिला है और स्वशासित जिला घोषित करना, ऐसा होगा। किसी जिले का क्षेत्र बढ़ाना है तो भी बढ़ा सकता है, किसी जिले का क्षेत्र को घटाना है तो भी कर सकता है,
किसी जिले का नाम परिवर्तित करना है तो भी कर सकता है। मगर यहां एक बहुत सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं। ऐसा राज्यपाल किसके कहने पर करेगा? सवाल है, राज्यपाल किसके कहने पर करेगा? किसी नए जिले को बनाने का मामला है, या किसी क्षेत्र को बढ़ाने का मामला है, या किसी क्षेत्र को घटाने का मामला है, किसी जिले का नाम परिवर्तन करने का मामला है, तो विद्यार्थियों इसके लिए एक आयोग की नियुक्त किया जाएगा। एक आयोग नियुक्त होगा, जो कि ये आयोग की मैं जो बात कर रहा हूं, ये पैरा 14 है, 14 पहला पैरा अपन बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पैरा 14 के तहत एक आयोग की नियुक्ति होगी। वो आयोग क्या देखता है? वो ये देखता है कि यहां प्रशासन का जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उसको देखने का काम। तो वो जो नियुक्त आयोग है वो अपना प्रतिवेदन जो देगा, मर्जी से नहीं करेगा, उसके प्रतिवेदन पर करेगा, प्रतिवेदन के पश्चात करेगा। यदि नियुक्त आयोग प्रतिवेदन नहीं देता है तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा। बढ़ाना, घटाना, नाम परिवर्तन, स्वशासी नया क्षेत्र बनाने का काम नहीं कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी जिले को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट घोषित करना, जिसमें है ये 6ठी अनुसूची कह रही है, या किसी रीजन को ऑटोनॉमस घोषित करना है, तो नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से ऐसा कर सकता है। ठीक बात है, ये तो ऑटोनॉमस जिला बन गया। दूसरी बात, इन जिलों के अंदर यानी स्वशासी जिला या स्वशासी प्रदेश जो है, ऑटोनॉमस रीजन जो है, उसके अंदर जो परिषद बनेगी, काउंसिल बनेगी, वो परिषद का गठन कैसे होगा? ये पैरा 2 है, बनानी पड़ेगी। परिषद तो देखेगी, काम कौन देखेगी? परिषद देखेगी। तो वो उस परिषद कैसे बनेगी, प्रादेशिक परिषदों का गठन कैसे होगा, ये बात जो है ये कहता है। बड़ी सिंपल तरीका है इसका, कोई ऐसा इब्बट नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है? एक परिषद बनेगी, संविधान क्लियर कहता है, यह अनुसूची 6 का पैरा 2 कहता है, इसमें 30 सदस्य होंगे, 30 सदस्यों की एक परिषद बनेगी। और ये 30 सदस्य जो हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे और प्लस मनोनीत सदस्य भी होंगे। मनोनीत सदस्यों का मनोनयन गवर्नर करेगा उस राज्य का, और निर्वाचित सदस्य जो 18 वर्ष से प्लस के जो वयस्क मताधिकार है, जो मतदान देने वाले लोग हैं, वो करेंगे। कितने निर्वाचित होंगे? 26 सदस्य निर्वाचित होंगे, और 4 सदस्य जो हैं वो विद्यार्थियों मनोनीत किए जाएंगे। ये तरीका है, गठन ऐसे होगा। जिसका बहुमत मिलेगा उसकी यहां पर काउंसिल में जो है चीफ पार्षद हो जाएगा, और वो चीफ पार्षद, मैंने बोडोलैंड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब ये चाह रहे हैं लद्दाख वाले कि हमारे यहां पर, आप कहेंगे साहब लद्दाख में तो ऐसा बना रखी है। मैंने कहा लद्दाख में जो बना रखी है, उस लद्दाख के जनजाति क्षेत्रों में उनके पास कुछ ज्यादा पावर नहीं है। यह होगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर मिल जाएंगे, पावर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बाकी वहां भी 30 सदस्यों की आपको पता है कि काउंसिल बना रखी है, कानून बनाकर 95 में लॉ बनाया और आपने ऐसा कर दिया। परंतु इसके पास स्पेशल पावर, बहुत खास बात ये 5 साल तक काम करेगी, और 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव करवाना ही करवाना है। संवैधानिक बात है, ये करवाना ही करवाना है। यदि इन क्षेत्र में 352 लग जाती है, तो आपको बता देता हूं, 352 का मतलब समझ गए, आपातकाल, जिसको आप आपातकाल कहते हैं, या युद्ध बाय आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। आपातकाल का मतलब 352 है। ये बात मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं पहले, वो बातें मुझे बात यहां दोबारा करेंगे तो वहां से हम निकल ही नहीं पाएंगे। यदि 352 की घोषणा होती है, यानी आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, युद्ध बाय आक्रमण सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति पैदा होती है, तो यहां पावर राज्यपाल के पास होता है कि वो इसे एक बार में, ये जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष है, मगर आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल का मतलब मैं यहां क्लियर कर दूं, 352
एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का ही बढ़ता है, मगर आपने देखा यहां परिषदों का बढ़ रहा है। जिला परिषदों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, मगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बनेगी उसके अंदर यह पावर उनके पास रहेगा कि 1 साल में 1 बार बढ़ा सकता है, और आपातकाल न रहने की स्थिति में 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। ये जो काउंसिल होगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये काउंसिल है। इसके पास क्या पावर रहेंगे? ये पावर जो है ये पैरा 3 है। शक्तियां क्या रहेगी इस काउंसिल के पास? क्या पावर रहेगी, शक्ति क्या है? मैं आपको बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं। जितनी भी जमीन है आरक्षित वन को छोड़कर, यहां लिख दूं मैं, आरक्षित वन को छोड़कर जितनी भी भूमि है उस भूमि पर पूरा का पूरा नियंत्रण इनका रहेगा, पूरा का पूरा नियंत्रण। यह भू किसको आवंटित करना है, देना किसको है, कौन इसका अधिभोग कर सकता है? अधिभोग का मतलब है किसको आपने लाइसेंस पट्टा दे दिया कि आप इसका यूज कर सकते हैं, कौन इसका उपयोग कर सकता है, कर कौन सकता है, जोत कौन सकता है, क्या कर सकता है, कैसे किया जाएगा, ये सब, ये पावर इस जमीन का आरक्षित वन को छोड़कर इस काउंसिल के पास होता है। अब ये लद्दाख के पास नहीं है। लद्दाख वाले के पास है हॉस्पिटल, स्कूल चलाना, बस स्वास्थ्य, चिकित्सा, ANM, GNM, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां उसके पास ये पावर है। आपको बता दूं 10 जिले जो हैं, ये जो विद्यार्थियों 6ठी अनुसूची में आने वाले जिला जो काउंसिल है, ये स्टेट के अंदर स्टेट की तरह, वो अपने आप में एक स्टेट है। आप सोचिए, अपने आप में एक स्टेट की तरह काम करती है। ये भले ही जिला परिषद कहलाती है, मगर इसका आप नेचर देखोगे तो एक स्टेट की तरह काम करती है। ये बहुत खास बात होती है। और पूरा जमीन का हक होगा तो आप देखिए लद्दाख का पूरा क्षेत्र जहां पर सोलर प्लांट और जहां उसकी जमीन है वो उसके पास रहेगी, उन लोगों के पास, उन लोगों का अधिकार होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई परिषद के पास होगा, तो वो ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, अपने हितों का फैसला कर पाएंगे। अब कौन करने वाला? कोई है ही नहीं। दूसरा, पूरा का पूरा वन प्रबंध, जंगल पर पूरा इसका राइट होगा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा जो आरक्षित नहीं है ना, आरक्षित को छोड़कर, ये मैंने आरक्षित सीधी अलग कर दिया। सिंचाई, अब आपको पता है कि लद्दाख के अंदर तो विद्यार्थियों सिंचाई का माध्यम क्या है, जो हिमनद हैं वो पिघलते हैं और उससे जो नदियां चलती है वो नदियां हैं। और दूसरा, वहां यदि पानी भी पीने का मिलता है ना लोगों को, मैं आपको बता देता हूं, जो सर्दियों में हिमपात होता है, उस हिमपात से जो पानी पिघल के तैयार होता है वही पानी है उनके पास। बहुत सूखा एरिया है, एकदम सूखा एरिया है ना, कोल्ड, और एक रेगिस्तान है, देखा जाए तो वो एक रेगिस्तान है ना, रेत नहीं है पर भी वो पहाड़ी क्षेत्र है, पर वो है, वहां बारिश वगैरह कुछ भी होती ही नहीं है, बहुत कम, कभी कभी बारिश होती है, कभी होती नहीं। एक जगह कश्मीर है, दूसरी तरफ लद्दाख है, भेदभाव तो हो गई, जहां पर आपको पता है 24 घंटे बारिश गिरती है, स्वर्ग है। और एक पूरा का पूरा आप देखें, मैं नरक तो नहीं कहता, वो लोग वहां से खुश हैं, जमीन का कोई टुकड़ा नरक नहीं है, क्योंकि भारत माँ का ये आंचल है, इसको आप कैसे कह दें कि ये सही नहीं। मगर जो भी सिंचाई के लिए नहर है, जो जल है, कोई भी आपके सरणी वगैरह कुछ भी है, उस सब पर उसका अधिकार होता है और ये निर्धारित करती है। झूम पद्धति, खेती के लिए पद्धति का निर्धारण, झूम पद्धति आप समझते हैं, यहां पर जो पूर्वोत्तर स्टेट में खासतौर से जो खेती का तरीका है, या कोई भी परिवर्ती खेती जिसको बोलते हैं, वो परिवर्ती खेती संबंधी जो भी मामला है, ये पूरी तरीके से इनके पास आएगा। इनकी पद्धतियों का विनियमन करना, तरीका खोजना, काम करना, सब। नगर संस्थाएं, ग्राम व नगरीय संस्थाएं जितनी भी है, सबके सब इसके अधीन आएगी, सब, चाहे नगर समितियां हैं, चाहे परिषद की स्थापना, जो शक्तियां वगैरह जो इनको देगी उनके पास रहेगी, सब इसके पास रहेगी। नगर प्रशासन
संस्थाएं, नगर और ग्राम का पूरा प्रशासन भी इनके पास रहेगा। नगर ग्राम पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, वगैरह है, स्वच्छता है, सब इसके पास। आजकल उनके पास केवल इतना ही है। तो अब तो ये पावर बहुत बढ़ जाएंगे। और उनको क्या है, मेन टारगेट यहाँ क्या है, उनका मेन टारगेट है अपनी जमीन की रक्षा करना। छठी अनुसूची में होगा तो वो रक्षा कर पाएंगे। यहाँ के जो इस नगरीय और संस्थाओं के अंदर मुखियाओं की नियुक्ति करना है, उसके उत्तराधिकार को तय करना है, संपत्ति विरासत को तय करना है, संपत्ति संबंधी इसके पास पावर होते हैं, संपत्ति विरासत संबंधी इसके पास पावर होते हैं, विवाह के संबंध में इसके पास पावर होते हैं, तलाक संबंधी इसके पास पावर होते हैं, तलाक भी नहीं, विवाह विच्छेद, तलाक संबंधी इसके पास पावर होते हैं। और इसके साथ विद्यार्थियों जो रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं हैं, वो आपको पता है यहाँ कानून लागू नहीं होते। सामाजिक रूढ़ियां जो है, यानी कल्चर, पूरी तरीके से ये क्या हो गई, उसकी संस्कृति, यानी उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व बनाए रखना, उनके भूमि को सुरक्षित रखना, उनको पूरा राइट मिल जाता है अपने लोगों को, वहां के डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, जो लोगों ने सुनी है। तो विद्यार्थियों यही तो वो मांग रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हमें छठी अनुसूची में डालो। छठी अनुसूची में डाल दोगे तो ये जो हमारी परिषद है, लो आपने जो लेह में और जो कारगिल में आपने ऑटोनॉमस जो बॉडी बनाई है, उसमें तो पावर नहीं है। छठी अनुसूची में होगा तो हमारे पास ये सब पावर होंगे, यानी पैरा 3 के, छठी अनुसूची के पैरा 3 में जो पावर है वो हमारे पास रहेंगे। और जब हमारे पास पावर रहेंगे तो क्लियर बात है हम इसको, और इससे रिलेटेड टोटल कानून बनाने का अधिकार इस परिषद के पास होगा। जिला जो स्वशासी परिषद है या स्वशासी प्रदेश परिषद है, इसके पास होगा। और इनके द्वारा पास की गई विधियां तुरंत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, और राज्यपाल उन पर अनुमति देगा तब प्रभावी हो जाएगी, और अनुमति नहीं देगा तो प्रभावी नहीं होती है। ये तो एक पावर है, मगर आप जानते हैं अच्छी तरीके से उस परिषद के पास अपने पावर होते हैं, वहां के लोग उसके साथ होते हैं, वो एक तरह से तो अनुमति मिलती है और वे कानून लागू होते रहते हैं। यही नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, पावर, शक्तियों की बात है। शक्तियों के साथ विद्यार्थियों पैरा 4 में यह कहा हुआ है कि पूरा का पूरा न्याय प्रशासन का मतलब यह है कि वहां के रीति रिवाज, वहां की रूढ़ियां, वहां की परंपराएं, विवाह से रिलेटेड कल्चर वगैरह, वो पूरे के पूरे पावर इसके पास रहेंगे। वो स्वशासित डिस्ट्रिक्ट में उनके कानून लागू होंगे। आपने पूर्वोत्तर स्टेट में देखा है, इंडियन पेनल कोड वगैरह लागू नहीं होता वहां पर। हमारा जो भारतीय न्याय संहिता, न्याय प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती वहां पत्थर पर लिखे हुए कानून है। हर गांव के बाहर पत्थर पर कानून लिखे हुए, देखो ये लागू, इस गांव में ये कानून चलेगा, इस गांव में ये कानून चलेगा। वह गांव की परिषद तय करती है। हर ट्राइब्स का अपना लॉ है। वहां विवाह कैसे होगा, विवाह विच्छेद कैसे होगा, कितनी शादी करेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सब कल्चरल पूरे के पूरा सिस्टम, पहनावा, खान पान, कोई इंडियन कानून वहां लागू नहीं होते। इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता या जो प्रक्रिया संहिता, ये लागू नहीं होती। और दूसरा, उनके द्वारा दिया गया निर्णय वैलिड है। जो उन्होंने फैसला दे दिया, दैट इज ओके। और यह प्रादेशिक परिषद के पास पावर होता है कि वहां स्वशासी न्याय प्रशासन चलता है, खुद का न्याय प्रशासन चलता है, राज्यपाल का अनुमोदन लेना पड़ता है और काम हो जाता है। दूसरा, बहुत अच्छी बात है, कुछ वादों के अंदर, कुछ वादों, अपराधों में उसके पास पावर होता है। वादों में, वाद मतलब केसेज, वाद का मतलब यहां केसेज है ना, मामले, वाद है, कुछ अपराध विचारण से रिलेटेड है, अपनी अधिकारिता पूरी की पूरी परिषद की अंदर, ये सब जो है उनके पास में, परिषद के पास पावर होता है कि क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से बनाया जाएगा। हाँ, यहां जरूर है, इस परिषद के पास में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और विद्यार्थियों न्याय प्रक्रिया संहिता जो है, दांडिक न्याय प्रक्रिया संहिता जो 1898 है, उनकी शक्तियां इसे प्राप्त होती है। और ये उसे जो परिषद प्रदान किया जाता है, ये राज्यपाल प्रदान करता है। सब जगह राज्यपाल का नाम रहेगा, वो ठीक बात है, परंतु मेरा कहने का मतलब यह है, छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होने से उनका पूरा का पूरा जिला जो परिषद बनेगी, वो काउंसिल ऑटोनॉमस के साथ उसका प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक, कानून बनाने का भी है, प्रशासन चलाने का भी है, और न्याय का भी उनको पावर मिल जाता है। वो निर्णय भी वो करेंगे, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी।
यहाँ के इस संस्थाओं के अंदर जो भी इस परिषद के अंदर जो छठी अनुसूची लागू होगी, तो वहां जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां कोई डॉक्टर है, औषधालय है, कहाँ हॉस्पिटल लगा, काजीगर है, मछली पकड़ना है, मत्स्य पालन वगैरह जिसको आप कह दें, सड़क है, परिवहन है, कौन सी गाड़ियां चलेगी, क्या बनेगा, कैसे, जल मार्ग का निर्धारण है, परिवहन में आ ही जाता है जल मार्ग, कोई भी परिवहन है ना, वायु मार्ग को छोड़कर, उसकी स्थापना करना, इन सब की स्थापना करने का अधिकार भी परिषद के पास होता है। ये स्वायत्त परिषद जो है वो काम करती है, पूरा का पूरा प्रबंधन, स्थापना, निर्माण, प्रबंधन, ये खोलना है, ये चलाना है, ये भर्ती करनी है, उन्हीं लोगों से भर्ती होगी। उन विद्यालयों के अंदर, औषधालयों के अंदर, काजीगर के अंदर, सड़क परिवहन वगैरह में उन्हीं लोगों की भर्ती होगी। और विद्यार्थियों यदि उन्हीं लोगों की भर्ती होगी तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा, लद्दाख वालों को नहीं मिलेगा। उनसे बाहर से आने वाले लोगों से ही तो प्रॉब्लम है, उनको रोजगार की तो प्रॉब्लम है, वो उन्हें मिल जाने लग जाएगी। इसलिए वो मांग रहे हैं कि हमें छठी अनुसूची में डालो। मछली क्षेत्र कौन से होंगे, क्या होगा, इस सब बारे में। हाँ, इसके संबंध में विनियमन बनाने का अधिकार पूरी तरीके से परिषद के पास होता है। हाँ, राज्यपाल से अनुमति पूर्व लेनी पड़ती है, वो लेकर ये स्थापित कर सकते हैं, ये चला सकते हैं, ये प्रबंधन वगैरह सब, निर्माण सब काम इससे करने का इनके पास अधिकार। इनकी एक खास बात बताना चाहता हूं, इनके लिए विद्यार्थियों फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट फंड। जैसे हमारी संचित निधि होती है, राज्य की एक संचित निधि होती है, वैसे के वैसे संघ की एक संचित निधि होती है, वैसे के वैसे जिला परिषद के अंदर भी इस जिला स्वशासित क्षेत्र या प्रदेश स्वशासित क्षेत्र जो है उसके अंदर विद्यार्थियों फंड बना होता है, निधियां होती है, निधि। इसके अंदर सभी प्रकार के धन, सभी प्रकार की राशियां, सभी प्रकार के टैक्सेज इसमें आते हैं और इनके पास कर लगाने का अधिकार होता है, इनके पास कर लगाने का पावर होता है। टैक्सेज वगैरह पूरी तरीके से लगा रहे हैं और जमा करना, निकालना, ये परिषद के पास पावर है। ऐसा राज्य के पास ही होता है या यूनियन के पास है, जिले के परिषद के पास ऐसा पावर कहाँ है, ऐसे फंड कहाँ है। मगर इन छठी अनुसूची में आने वाली स्वशासी परिषदों में इस प्रकार के पावर होंगे, धन हो, वहां धन निकालना, जमा करना, टैक्स लगाना, उसकी अभिरक्षा करना, उनकी प्रक्रिया नियम तय करना, ये सब। मगर ये सब करने का काम है, इसमें राज्यपाल की अनुमति या लेनी पड़ती है, वो तो बजट में भी आपको पता लेना पड़ता है। लेखा प्रारूप, इनकी ऑडिट भी होती है। देखो, इनकी जो ऑडिट होगी, लेखा प्रारूप जो होगा, वो लेखा प्रारूप भारत का कौन तय करता है, कैग, है ना, आपको पता है राष्ट्रपति करता है कैग के कैग। तो जो जैसे कैग करता है वैसे के वैसे इसका भी कैग करेगा। कैग राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो लेखा प्रारूप तय करेगा वो चलेगा। जैसे इनके बारे में, इसकी जो है, जैसे राज्यों की कैग के बारे में रिपोर्ट आती है, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल के बारे में, राज्यों कैग क्या करता है, कैग पूरे देश का एक ही है, अलग तो है नहीं। राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और संघ से रिलेटेड रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को पास जाती है। क्लियर बात है। राष्ट्रपति उसे लोकसभा में रखवाता है और यह विधान सभा में रखवाता है। यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। वैसे के वैसे इस परिषद की ऑडिट जो ये कैग अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसे परिषद के समक्ष रखवाएगा। इनकी रिपोर्ट जो है वो कैग राज्यपाल को देगा और राज्यपाल जो है वो कहां रखवाएगा, जो परिषद है, स्वशासी परिषद है, उसके अंदर रखवाएगा। यानी एक स्टेट के अंदर स्टेट है, आप समझ रहे हैं मेरी बात तो, और सब पावर उसके पास रहेंगे। तो सीधी सी बात है, इतने सारे टैक्सेस, कलेक्शन, पैसा, और दूसरा वहां के लोगों का जो भी इनकम होगी, जो भी खनिज है वगैरह जो भी आएगी, उनका पैसा उसी पर खर्च होगा, उन्हीं लोगों के अनुसार होगा, उन्हीं लोगों की इच्छा से होगा। तो वो लोग, सीधी सी बात है, हर कोई मांगता है और ट्राइबल क्षेत्र के अंदर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें ये पावर मिलना चाहिए। इनके पास ये पावर होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल चीज है, कभी ध्यान रहे तो। इनके पास ये पावर है कि भू राजस्व कितना लिया, भू राजस्व नहीं ले सकती है, एक सॉरी ये मैं गलती से लिख दिया, भू राजस्व तो स्टेट गवर्नमेंट
तय करेगी, उनका एक हिस्सा है जो उनके पास आएगा, बाकी का नहीं है ना, वो उनको छोड़कर भू राजस्व को छोड़ दे। भू राजस्व को छोड़कर बाकी चीजों का टैक्स का जो कर है तय करना है। भूमि भवन, जैसे भूमि कर लेना है, भवन कर लेना है, या मार्ग पर कर लेना है, कई मार्ग बना रहे उस पर टैक्स, कोई टैक्स लेना है। वर्ती उपजीविका पर टैक्स लेना है, वर्ती उपजीविका कारोबार पर टैक्स लेना है, नियोजन पर टैक्स लेना है, किसी की सर्विस पर, सर्विस से रिलेटेड टैक्स लेना है, या बाजार पर टैक्स लेना है, जितने भी टैक्स, मनोरंजन पर टैक्स लेना है, ये सब लगाने का अधिकार इस परिषद के पास होता है। वो टैक्स लगाती है, और ये टैक्स जो है, ये टैक्स विद्यार्थियों आकर कहां जमा होता है? फंड में जमा होता है, और फंड से ये लोग अपनी इच्छा से खर्च करते हैं। किसको पट्टे, ये 8 है, किसको पट्टे दिए जाएंगे, किसको लाइसेंस मिलेगा, किसके लिए? खनिज के लिए, खनन के लिए, निष्कर्म निकालने के लिए, जो भी पट्टे जारी किए जाएंगे खनिजों से रिलेटेड, वो पूरे पट्टे और लाइसेंस यही जारी कर सकती है, परिषद जारी करेगी। और परिषद उसमें से जो राजस्व का हिस्सा है, खनिज पट्टों से जो मिलने वाला जो लाइसेंस और पट्टे दिए गए उनकी अनुमति के बिना नहीं होगा, और जब उनको दिया जाएगा तो उनका एक हिस्सा जो है, वो हिस्सा आपको अच्छी तरीके से पता है, स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें मिलेगा, इसके फंड में आएगा। कितना? जितना ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इस परिषद और स्टेट गवर्नमेंट के बीच समझौते से तय होगा, उतना उस परिषद के, जैसे मान लीजिए बोडोलैंड है, असम के अंदर से कौन कितना हिस्सा बोडोलैंड क्षेत्र का है, बोडोलैंड स्वशासी परिषद, जिला परिषद के अंदर जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और बोडोलैंड के बीच समझौते से तय हुआ, ये समझौते तय। अब आप कहोगे साहब विवाद हो जाए तो, यदि स्टेट गवर्नमेंट के बीच और परिषद के बीच विवाद है तो राज्यपाल अवधारित करेगा, और राज्यपाल का जो भी निश्चय होगा वो अंतिम होगा, गवर्नर तय करेगा। विवाद है तो उसका निपटारा गवर्नर करेगा। लद्दाख में यदि आप ऐसा कर दें तो लद्दाख में सोलर प्लांट जो भी लगेगा, या जो भी आपके एनर्जी प्लांट लगेंगे, जो भी पवन चक्कियां लगेगी, उन खनिज से पैसा आएगा, वो पैसा कहां जाएगा? डायरेक्ट पैसा फंड में जाएगा। तो वो लोग अमीर होंगे कि नहीं होंगे? उन लोगों के पास रोजगार मिलेगा, उन लोगों को सुविधाएं मिलेगी, उन लोगों का क्वालिटी लाइफ है वो सुधरेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होने चाहिए। यही नहीं, एक आपको बहुत स्पेशल बात बता दूं, इन क्षेत्रों के अंदर कोई भी बाहर से आने वाले जो साहूकार हैं, जो व्यापारी है, इनका ऊपर कंट्रोल भी परिषद, इन पर भी नियंत्रण जो है वो परिषद का होता है। पूरा परिषद का नियंत्रण होता है। जो भी बाहर से व्यक्तियां, जनजातियों से भिन्न जो बाहर के लोग हैं, व्यापार के लिए आ रहे हैं, साहूकारी यानी पैसा देते हैं, तो कैसे पैसा देंगे किसी को, उसका ब्याज दर क्या होगी, कितना ब्याज ले सकते हो, सब के सब वो तय करेगी, परिषद तय करेगी, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। यानी लद्दाख के अंदर यदि ये लागू होता है तो लद्दाख के लोगों को ये राइट मिल जाएगा कि वहां के जो बाहर के लोग हैं उनको वो कंट्रोल करना, क्या वो रह सकते हैं, कितना रह सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब अधिकार उनके पास हो जाएगा। और ये हो गया तो वो अपने आप पावरफुल, यही चाहिए उनको, और क्या चाहिए? यही चाहिए। इसके साथ एक खास बात और है कि जितनी भी ये परिषद कानून बनाएगी, इसके पास पावर है। ये परिषद जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल जो है, ये विद्यार्थियों कोई भी विधि बनाती है, कोई भी विनियम बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, इसके नियमों का बनाने का पावर है। मैंने कहा ना, विधायी पावर है उनके पास, तो तुरंत राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और इनका वही बल होगा, वही ताकत होगी इन नियमों में जो विधि का बल होता है। वैसे के वैसे लागू होंगे जैसे कानून होते। कानून है अपने आप में, ये जो भी नियम जो परिषद बनाएगी वो एज ए लॉ काम करेंगे, एज ए लॉ तरीके से काम करेंगे। अब आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। एक जनरल बात कहना चाहूं तो क्या है कि स्वशासी जिला परिषद का गठन किया जाता है, छठी अनुसूची में डाला जाता है, तो उनके एक स्टेट के अंदर का स्टेट बन जाएगा, और उसके पास विधायी, न्यायिक, कार्यकारी सभी शक्तियां, वित्तीय सब पावर, वित्तीय पावर भी है, न्यायिक पावर भी है, कार्यकारी प्रशासनिक पावर भी है, और विधायी पावर भी है कि नहीं है? यह खास बात है।
ये कह रहे हैं लद्दाख के लोग कि हमें मिलना चाहिए। ऐसा विद्यार्थियों केवल असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है और मिजोरम में, और जगह ऐसा नहीं है, ऐसा वहां पर है। अब एक सवाल खड़ा होता है, सब मान लीजिए आपने ये कह दिया, तो इन जनजाति क्षेत्रों के अंदर क्या संसद ने कानून बना दिया तो लागू होगा कि नहीं होगा? और यदि राज्य के विधान मंडल ने कानून बनाया तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? भाई मान लीजिए एक सिंपल सी चीज है, किसी पर परिषद ने कानून बनाया और उससे रिलेटेड यदि कानून पार्लियामेंट ने बना दिया तो पार्लियामेंट का कानून वहां लागू होना चाहिए। या असम की सरकार ने कानून बनाया, विधानमंडल ने, और बोडोलैंड की परिषद ने कानून बनाया, तो कानून मान्य किसका होगा? एक बहुत सिंपल सी बात है, कानून मान्य किसका होगा ये बताइए। विद्यार्थियों, मैं बहुत स्पेशल बात कहना चाहता हूं और ध्यान रखने वाली बात है, इन जिलों के अंदर उस परिषद के कानून मान्य होंगे, पार्लियामेंट या राज्य के विधानमंडल के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा उसे लागू करने की घोषणा नहीं करे। और राज्यपाल के पास यह पावर होता है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उसे कुछ प्रावधानों को हटाकर लागू कर सकता है। यानी परिषद के लॉ वहां प्रभावी ज्यादा रहेंगे। अब अभी तक तो आप अच्छी तरीके से जानते 4 में ही हैं, तो अपन 4 की बात करें तो एक तो है असम। असम में क्या होता है अपने को पता होना चाहिए। दूसरा, मेघालय में क्या होता है हमें पता होना चाहिए। त्रिपुरा में क्या होता है, और मिजोरम, फिजो नहीं, ये फिजो के आंदोलन था, मिजोरम में क्या होता है, यही है ना, या और कहीं है? नहीं है। इसके अंदर विद्यार्थियों एक खास बात है, यह है 12, पैरा 12 में आता है यह है पैरा 12 का ए, यह है पैरा 12 का डबल ए, और यह है पैरा 12 का बी। आपको इतना गहराई से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, बस ये ध्यान रखना। हम 11 पैरा पढ़े तो 12वां पैरा में ये प्रावधान है। असम के अंदर यदि मान लीजिए संसद कानून बनाती है, संसद या विधानमंडल ने कानून बनाया है, तो विद्यार्थियों वो कानून तब लागू होंगे जब राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा ये पब्लिक अधिसूचना जारी करे। अधिसूचना में वो चेंज कर सकता, इस लॉज के बारे में, इस कानून में जोड़ सकता है, घटा सकता है, कम कर सकता है, कह सकता है कि भाई इस कानून का यह प्रावधान बोडोलैंड में लागू नहीं होगा, इस कानून का ये जो बात है ये असम के जो जिला है, जिसके मैं उत्तरी कछार जिला है, उसमें लागू नहीं होगा, दीमा हसाओ में ये लागू नहीं होगा, ये ऐसा कर सकता है, और जो करेगा वो सही होगा। मेघालय के अंदर यदि कोई कानून संसद ने बनाया है या मेघालय की गवर्नमेंट ने बनाया है, विधानमंडल ने बनाया है, तो विद्यार्थियों इससे रिलेटेड लोक अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जैसा लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित तय करेगा वैसे लागू होगा। यहां पर राष्ट्रपति को त्रिपुरा में यह बात है कि यदि कानून संसद ने बनाया है तो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, तथा राज्य के विधानमंडल ने बनाया है तो विद्यार्थियों राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा जैसे उपांतरणों, संशोधनों सहित जो आदेश जारी करेगा वैसे वो लागू होगा। और ऐसी बात मिजोरम में है। मिजोरम में भी संसद ने बनाया है तो राष्ट्रपति, और विधानमंडल ने बनाया है तो राज्यपाल। इन मेरा कहने का मतलब यह है, छठी अनुसूची के अंदर जो जिला स्वशासी जिले घोषित कर रखे हैं या प्रदेश घोषित कर रखे हैं, वहां सीधे विधानमंडल के कानून, उस राज्य के विधानमंडल के कानून और सीधे संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते। जो उसके पावर अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो राज्यपाल या राष्ट्रपति, संसद से रिलेटेड है तो सीधी सी बात है, अलग अलग जगह अलग अलग है, मगर इतना अपने को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। इन सबका एकदम बजट अलग,
इनकी परिषदों का आय व्यय का जो विवरण है वो विद्यार्थियों पैरा 13 क्लियर करता है कि बजट आय व्यय को पृथक दिखाना होगा, जैसा आर्टिकल 202 में है। आय व्यय का वित्तीय विवरण, बजट नहीं लिखा हुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, मगर आय व्यय का वित्तीय विवरण जो है वो पूरी तरीके से अलग से उनको पेश करना होगा, और वो जैसे आर्टिकल 202 में राज्य का है वैसे के वैसे होगा। इनका पूरा का पूरा प्रशासन, छठी अनुसूची के क्षेत्र जो आ रहे हैं, इनके प्रशासन से रिलेटेड जो इनका प्रशासन है, छठी अनुसूची में आने वाले क्षेत्र का प्रशासन जो है, इस प्रशासन की जांच कैसा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है, इससे रिलेटेड एक प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त होगा। इस प्रतिवेदन देने के लिए इस पर एक आयोग की नियुक्ति होगी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि पैरा 14 में है। प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी, और यह आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और यह अपना रिपोर्ट भी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किससे रिलेटेड देगा कि भाई यहाँ की प्रशासन का मतलब क्या है, मैं आपको जनरली बता दूं, ध्यान रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, कौन से नए भाग जोड़ने चाहिए, कौन सा नया कानून जोड़ना चाहिए, कौन सा नया विधि बनाई जानी चाहिए, कौन से नियम विनियम बनाए गए हैं उसको संशोधित करना चाहिए, इसको लेकर एक आयोग बनाया जाता है जो राज्यपाल बनाता है, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल काम करता है। समय समय पर जांच करना है कि भाई क्या करना है, प्रकार इसकी प्रक्रिया वगैरह नियत सब तय होती है, और ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो राज्यपाल के पास रिपोर्ट आएगी, ये राज्यपाल इस रिपोर्ट को, ये प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल के नाम से देगा। ये राज्यपाल जो है, इसे राज्यपाल कहां रखवाएगा, विधान मंडल में रखवाएगा, विधान मंडल में रखवाएगा, रखेगा नहीं, रखवाएगा। तो कौन रखेगा, एक मंत्री रखेगा। इससे रिलेटेड एक भार साधक मंत्री जो है, कोई स्पेशल मंत्री होना जरूरी नहीं है, विधान मंडल में रखने के लिए राज्यपाल किसी मंत्री को ऐसा भार साधक बना सकता है कि भाई इससे रिलेटेड जो बोडोलैंड से रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो असम की विधानमंडल में कौन सा मंत्री रखे। राज्यपाल तो रखता नहीं, क्लियर बात है, वो विधानमंडल का पार्ट नहीं है, विधानमंडल का पार्ट होता, विधानसभा का तो पार्ट है नहीं। तो वहां पर जो रखना होगा तो विधानमंडल में रखने का काम राज्यपाल नहीं करेगा, रखवाएगा मंत्री के माध्यम से, और वो राज्यपाल को, ये रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल मंत्री के द्वारा इसे कहां रखाएगा, विधान मंत्री में कह रहा हूं, क्लियर बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से मंत्री वो काम करेगा। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं, इस परिषद के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस जो काउंसिल बनेगी या जो रीजन ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाती है, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा है नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल ही हमारे यहाँ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस जो काउंसिल बनाई जाती है, जो 10 है ना, 4 राज्यों का, राज्यपाल को ये लग जाए कि ये जो काउंसिल काम कर रही है 30 सदस्यों की, इससे कहीं भारत के सुरक्षा को खतरा है, या भारत के लिए ये कहीं संकट पैदा कर सकते हैं, या लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल है, सुरक्षा के लिए खतरा है, या लोक व्यवस्था के अंदर कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो विद्यार्थियों इसका निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंड की जा सकती है, निलंबित कर दी जाएगी, पैरा 15 कहते हैं, निलंबित कर देंगे। उसका कारण विधान मंडल के पास रखा जाएगा कि भाई ये कारण है इसलिए हमने निलंबित की है। हाँ, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि विधान मंडल के पास रखा, ये जो निलंबन करेगा और इसका कारण जो है वो कहां रखा जाएगा, विधान मंडल में। अब विधान मंडल ने यदि मान लीजिए इसे नहीं माना तो विद्यार्थियों होगा नहीं, और विधान मंडल ने मान लिया तो क्लियर बात है हो जाएगा, और इसका प्रभाव 1 साल होगा, निलंबन का प्रभाव। दोबारा करना है, दोबारा ऐसा कर लेगा, 1 साल और हो जाएगा, हर बार 1 साल, हर बार 1 साल। कहने का मतलब यह है, बोडोलैंड परिषद कुछ गलत, मैं बोडोलैंड का एग्जाम बार बार क्यों दे रहा हूं, एक तो बोडोलैंड का एग्जाम इसलिए दे रहा हूं कि मैंने बोडोलैंड आपको अभी पढ़ाया, तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा बोडोलैंड है क्या।
दूसरी बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई एग्जाम्पल देंगे तो समझ आए। बोडोलैंड परिषद से यदि राज्यपाल को लगता है कि भारत की सुरक्षा के लिए कहीं खतरा है या संकट पैदा करने की संभावना है या लोक व्यवस्था कहीं प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो उसको निलंबित कर देगा और उसकी रिपोर्ट सीधी विधानमंडल को भेज देगा। अब वो निलंबन प्रभावित तब होगा जब विधानमंडल उसे एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट नहीं करेगा तो निलंबन नहीं होगा। यदि वो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो 1 साल तक निलंबित रह सकती है। दोबारा फिर ऐसा करता है राज्यपाल 1 साल और, फिर करता है 1 साल और, ऐसे कितना भी किया जा सकता है। दूसरा, इसका यदि विघटन है, निलंबन के बाद रही विघटन, पैरा 16 जिसको आप कहते हैं, यदि विघटन करना है तो विघटन विद्यार्थियों, ये जो आयोग है, ये आयोग जब रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के सिफारिश पर ही विद्यार्थियों ये राज्यपाल विघटन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। हां, एक बात जरूर है कि विघटन के बाद में राज्यपाल साधारणतः तुरंत निर्वाचन कराए उसको। यदि ऐसी स्थिति है कि निर्वाचन कराने की स्थिति नहीं है तो 12 माह तक प्राधिकार अपने पास ले सकता है, मगर इसके लिए उसे लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा कि विघटन कर दी गई है और हम उसके, यानी जैसे आपको मैंने कहा विधानसभा का विघटन का पावर है, वैसे इसके पास भी है, मगर जनरली ऐसा करते नहीं है। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान, इन क्षेत्रों के अंदर निर्वाचन कराना है, निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने से संबंधित है, निर्वाचन क्षेत्रों का अपवर्जन घटाना बढ़ाना है, ये पावर भी राज्यपाल के पास रहता है। कोई परिसीमन आयोग ऐसा काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर रहता है। जब तक इसमें आर्टिकल जो पैरा 19 है वो कहता है कि संक्रमण काल के दौरान, यानी जब तक परिषदों का गठन नहीं होता है तब तक कानून है, एक्ट वगैरह जो पार्लियामेंट असेंबली जो बनाती है उन क्षेत्रों में जो लागू करना है, कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है। नागालैंड को पढ़ाया तब मैंने आपसे बहुत अच्छा, नागालैंड यहां लागू नहीं होता। नागालैंड जो है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनुसूची 5 में आता है, मगर नागालैंड के लिए 371A अपने आप में एक नया ही पूरा का पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल जोड़ दिया। वो पढ़ना बहुत जरूरी है। 371A को बहुत बढ़िया तरीके से देखना, 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत बढ़िया तरीके से देखना जरूरी है। तो वहां शांति व्यवस्था संक्रमण काल के अंदर, ऐसे ये कानून सब व्यवस्था इस परिषद के पास है, मगर संक्रमण काल में जब तक इसका गठन नहीं होता है तब तक ये पावर जो है वो राज्यपाल के पास रहेगी और वो करेगा। ऐसे विद्यार्थियों हमारे देश के अंदर पैरा 20 ये कहता है बहुत अच्छी तरीके से, पैरा 20 ये कहता है कि ऐसे 10 क्षेत्र है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। असम के अंदर ऐसे 3 है, मेघालय के अंदर ऐसे 3 है, त्रिपुरा में 1 है और विद्यार्थियों मिजोरम में 3 है। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे काम हो जाए। ये भाग 1 है इस अनुसूची का, ये इसका भाग मेरे ख्याल से 2 हैं और 2 क और 3 ऐसे भाग बना रखे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जैसे असम के अंदर 3 है। पहला असम के अंदर है, उसका नाम है दीमा हसाओ, दीमा हसाओ स्वशासी जिला परिषद। दूसरा है कार्बी आंगलांग स्वायत्त जिला परिषद और एक है ही बोडोलैंड। ये बोडोलैंड वाला थोड़ा ध्यान रखना, विवादास्पद है और बड़ा अच्छी तरीके से इसको 2003 के बाद की स्थिति को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियों के नाम, एक जैंतिया, खासी, ये तो जीके में पूछते ही हैं, और गारो। ये 3 जिलों के अंदर जो पहाड़ी जिले हैं, इन तीनों के अंदर ऑटोनॉमस परिषदें ऐसी की ऐसी 30 सदस्यों की बनी हुई। ऐसे त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला परिषद बनी हुई है, जो एक ही है, त्रिपुरा के नाम से ही है, और इसमें है विद्यार्थियों एक चकमा जिला है, यहां का चकमा, मारा और लई, यानी ये 3 और एक त्रिपुरा में 10 है।
और 11वीं बन गई, मांग रहे हैं बनना, तो अब आपको पता है इतने पावर आप उनको दे देंगे तो कितना महत्वपूर्ण एक सामरिक क्षेत्र है, उसके अंदर कैसे काम चलेगा आप मुझे बताइए। और वहां यदि हो गया है ऐसा तो क्या सिस्टम चलाना कितना टेढ़ा काम हो जाएगा। हमें ये समझना चाहिए, केवल बातें करने से ये नहीं है कि भाई ठीक है गठन कर लो, क्यों नहीं कर लेते हो। गठन करने से ज्यादा मांग आसान है, लोगों को लगता है, मगर यदि उनको इतने सारे पावर आप दे देंगे तो फिर आपका कंट्रोल वहां आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दुश्मन कितना, और वो उसमें भी दुश्मन से ज्यादा जरूरी कि वो कितना, हम जिस पर दावा कर रहे हैं लद्दाख पर, वो लद्दाख क्या है, वो लद्दाख क्या है। और जो लद्दाख का हमारे पास तो 1/3 हिस्सा ही है केवल, है जिसके अंदर 2 जिले हैं, केवल 3 लाख की पॉपुलेशन है। मगर एक बात का हमें ध्यान, गवर्नमेंट को भी संवेदनशीलता है कि ऐसा नहीं हो आप अडानी अंबानी को जमीन पकड़ा दो और बोलो, किसी की जिंदगी के खेलना भी अलग बात है, और रोटी से खेलने वाला अलग होता है और रोटी को खाने वाला अलग होता है। मैं ये बातें आपको पता है कि इस टाइम में मुझे नहीं कहनी चाहिए, जब देश खुद इस मामले में लद्दाख जल रहा हो, मैं ऐसी बात कोई कह दूं जो खतरनाक हो तो नहीं कहनी चाहिए। मेरा एक धर्म बनता है, ड्यूटी है मेरी जिसमें इंसानियत का, इसलिए मैं कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे को तो ये 6ठी अनुसूची के बारे में आपको बताना था कि कैसा होता है। तो एक इसमें स्वशासी परिषद होती है जिसके पास सभी पावर है, उसका गठन 30 सदस्यों की होती है, निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं, उसके पास जमीन भू राजस्व को छोड़कर जो अधिग्रहण लेना है उसको छोड़कर बाकी सब पावर, कानून बनाने का विधायी पावर है, न्यायिक पावर है, प्रशासनिक पावर है, वित्तीय पावर है, सबके सब पावर है उसके पास में, है ना। तो फिर वो स्टेट के अंदर एक प्रकार का स्टेट हो गया, इतना ऑटोनॉमस बॉडी आप बनाना चाहते हैं और ऐसी वो बात कर रहे हैं। अब एक सवाल यहां जरूर मेरी जहन में और आपके भी आएगा, साहब ये तो राज्य है ही नहीं, ये राज्य नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां भले राज्य बनाओगे, और राज्य बनाओगे तो आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। लद्दाख को स्टेट बना लो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत, मगर लद्दाख को आप 6ठी अनुसूची में डालोगे यहां तो स्टेट बनाकर तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ही करना है, क्लियर बात है। या स्पेशल कोई प्रोविजन करना चाहते हैं, जैसे आपने नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इनके स्टेट में कर रखे हैं, वैसे करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। और एक और तरीका क्यों करें, मैं ये मानता हूं कि आप स्टेट मत करिए, क्यों नहीं, ये जो रिपोर्ट जितनी भी विधानमंडल में जाती है वो पार्लियामेंट में आएगी कब, जब यूटी रखते हुए आप वहां ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, दोनों जगह आप ऑटोनॉमस काउंसिल बना दीजिए और यूटी रहने दीजिए, यूटी रहने दीजिए और उनको विशेष पावर दे दीजिए, स्पेशल एक नया प्रोविजन करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, और अलग करके दे दीजिए, वहां के लोग खुश और काम। उनको ज्यादा, उनकी जो मूल बात है, उनका मूल है जमीन, उनकी दूसरी बात है संस्कृति, तीसरी बात है उनके आर्थिक हित, रोजगार, क्लियर बात है। उनको 35A में जो चीजें मिल रही थी, आपने जब उससे ली तब वो खुश हुए थे, उन्होंने तो फटाके फोड़े थे, और अब उनको वापस ये लगने लगा वो फटाके क्यों फोड़े, समझ में नहीं आ रहा, आदमी पछताता है। और मैं बताऊं, कोई सरकार को आदमी वोट देकर फिर पछताता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार में मिस्टेक रही है, कहीं ना कहीं नीतियों में मिस्टेक है, ये बात समझनी चाहिए। मैं आपसे बहुत लंबी क्लास हो गई होगी, मुझे माफ करिएगा, पर जरूरी चीज थी, मुझे ये बातें नहीं कहता तो ठीक नहीं रहता। ध्यान में रखना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बातें हैं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। और ज्यादा बोडोलैंड वगैरह को आप देख लीजिए, वहां परिषदें मैंने कुछ पढ़ाई है, और 5वीं का देखना है तो नागालैंड वगैरह का, बाकी आपको पता है पैसा एक्ट जहां जहां लागू है, पैसा मैसा नहीं है कहीं भी लागू है ना। ये बातें मेरी बहुत अच्छी तरीके से दिलीप सिंह भुरिया कमेटी की बात के बाद मैंने आपसे कहा था 96 का लॉ, वो मैंने बात कह दी, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।